रात के 12 बजे कोलकाता की सुनसान सड़कों पर एक युवक अपनी बाइक से घर लौट रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक एक अजीब सी पायल की आवाज ने उसकी दुनिया बदल दी। एक रहस्यमयी हवेली, अंदर बसी अंधेरे की खामोशी, दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र और वो खूबसूरत लड़की जो एक झलक में किसी जादू की तरह सब कुछ बदल देती है। क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम था या कोई छुपा हुआ सच? जो भी इस हवेली में गया लौटकर कभी नहीं आया। तो फिर सुभाष क्यों गया? क्या वह वापस लौट पाएगा या फिर उसका नाम भी उन रहस्यमयी चीखों में शामिल हो जाएगा? रहस्य, डर और मौत के इस खेल में आपका स्वागत है। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते तो हैं, लेकिन ना ही तो कमेंट करके ये बताते हैं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अगर वीडियो अच्छी ना भी लगे तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में सुधार कर सकें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सूरज ढल चुका था और रात का पहर शुरू हो चुका था। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था, इसलिए कोलकाता की सड़कों पर लोग निकले हुए थे। वे अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और जैसे जैसे रात का अंधेरा छाने लगा, लोग अपने अपने घरों के लिए निकलने लगे। कुछ देर बाद सड़कें खाली हो चुकी थीं। चारों तरफ अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो रात का पसरा हुआ अंधेरा, साथ ही साथ उसे चीरती हुई स्ट्रीट लाइट्स, सड़कें और कुछ एक आध पेड़ जो उन स्ट्रीट लाइट से दिखाई दे रहे थे। इस वक्त वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा भी पसरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। सुभाष गुनगुनाते हुए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, बाइक चलाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। आज वह ऑफिस से कुछ देर से निकला था, क्योंकि उसे आज ऑफिस में ज्यादा काम था। सुभाष अपनी मस्ती में ही बाइक चलाते हुए जा रहा था। उसे अपने आसपास फैले हुए अंधेरे और सन्नाटे की कोई परवाह नहीं थी। अचानक सुभाष के कानों से एक आवाज टकराई, जिसने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुभाष ने गहरी लंबी सांस छोड़ी और बाइक को साइड में रोका। उसने अपने हाथ को अपने पेट की दाहिनी जेब में डाला और अपना मोबाइल फोन निकाला। सुभाष ने अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो वहां पर एक नाम फ्लैश हो रहा था। नाम देखते ही सुभाष के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त सुभाष के सिर्फ होंठ नहीं मुस्कुरा रहे थे, बल्कि उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। ये कॉल किसी और की नहीं, बल्कि सुभाष की मां गायत्री देवी की थी। सुभाष ने मन ही मन कहा, वाह मां, कितनी चिंता करती हो तुम। ऐसा सोचकर उसने कॉल को पिक कर लिया और फोन को अपने कान से जैसे ही लगाया, उधर से आवाज आई, कहाँ है तू, कहाँ रह गया? तुझे पता है ना कितनी देर से इंतजार कर रही हूं मैं तेरा। हाँ, अगर तुझे देर हो जाती है तो मुझे बता तो दिया कर। तू जानता है कितनी परेशानी हो जाती है मेरे मन में, न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं। इधर सुभाष सुनते हुए सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी मां की डांट में भी उसका बहुत सारा प्यार नजर आ रहा था। बोलता क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मैं खाने पर तेरा इंतजार कर रही हूं, ठीक है? सुभाष ने इधर धीमे से कहा, सॉरी मां, आज ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था, इसीलिए देर हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी ही देर में पहुंचता हूं। वैसे तुम अकेली मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? बाबा कहाँ हैं? सुभाष ने अपने पिता के बारे में पूछा। गायत्री देवी जी ने कहा, तेरे बाबा को तेरी चिंता कहाँ है? उन्हें तो बस समय से भोजन चाहिए और अपना भोजन पाकर वे सो जाते हैं। वो चले गए अपने कमरे में सोने। सुभाष ने मुस्कुराकर कहा, मेरी भोली मां, तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए था। इसके बाद उसने स्क्रीन पर समय देखा तो इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे। देखो, तुम अभी तक नहीं सोई, इतनी रात हो गई है। मैं आ जाता, तुम्हें एक कॉल कर देता और तुम दरवाजा खोल देती। इतनी रात तक जागने की क्या जरूरत है मां? इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। बाबा ठीक ही तो करते हैं, आराम कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर पर इतना बुरा असर नहीं पड़ता। तुम जानती हो ना कि तुम्हें कितनी समस्याएं होती हैं। गायत्री जी गुस्सा हो गई और कहने लगी, देख, ज्यादा बात मत बना और जल्दी से घर आ, मैं इंतजार कर रही हूं तेरा। सुभाष ने मन ही मन सोचा, मां नहीं बदलेंगी,
और लंबी गहरी ठंडी सांस छोड़कर उसने ठीक है मां कहा और कॉल कट कर दिया। सुभाष ने अपने दाहिने पैर से बाइक को किक मारी और स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। 3-4 बार किक मारने के बाद भी बाइक शुरू नहीं हुई। सुभाष को हैरानी हुई। उसने फिर से कोशिश की क्योंकि इस वक्त उसकी पेट्रोल टंकी में पेट्रोल फुल था और उसकी बाइक भी ज्यादा पुरानी नहीं थी। पिछली बाइक जो पुरानी हो चुकी थी वह सुभाष बेच चुका था। उसके बाद उसने कुछ महीने पहले ही यह नई बाइक खरीदी थी। वह इस बाइक को भी पुरानी बाइक की तरह समय समय पर सर्विसिंग करवाता रहता था। बाइक स्टार्ट न होने पर सुभाष झल्लाने लगा। उसे गुस्सा आया। अब इसे क्या हो गया यार, ये यहां बीच रास्ते में क्यों खराब हो गई। उसने एक बार फिर से कोशिश की लेकिन इस बार भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो सुभाष हताश हो गया। वह बाइक से उतरा और बाइक को धीरे धीरे लेकर चलने लगा। वह भी कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर सुभाष ने नजरें इधर उधर दौड़ाई लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वह हैरान था। हालांकि वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि सुभाष भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा हो सकता है कोई लड़की हो जो पास से गुजरी हो और उसे दिखी ना हो। वह इस बात को नजरअंदाज करके फिर से बाइक पकड़कर चलने लगा। फिर से उसके कानों से वही आवाज टकराई। ऐसा लगा कि कोई पायल पहनकर भाग रहा है। इस वक्त सुभाष की नजरें उस आवाज का पीछा कर रही थीं। वह उसी दिशा में लगातार देख रहा था जिस दिशा से आवाज आ रही थी। इस बार भी सुभाष को कोई दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाया, कौन है, कौन है? देखो, सीधे सीधे सामने आ जाओ। मेरे साथ इस तरीके के फालतू मजाक मत करो। उसने देखा कि कोई भी सामने निकल कर नहीं आया। इस वक्त सुभाष वैसे ही गुस्से में था लेकिन इस हरकत की वजह से और ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वह गुस्से में बाइक को पकड़कर फिर धीरे धीरे चलने लगा। फिर से वही पायल की आवाज आई, भागते हुए। लेकिन इस बार वह आवाज भागती हुई एक घर के अंदर जा रही थी और इस बार सुभाष को कोई दिखाई दिया। इंसानों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है अर्ध सत्य। अर्ध सत्य यानी कि आधा सच। जब तक इंसान पूरी बात को नहीं जान लेता उसके अंदर एक अजीब सी उत्सुकता बनी रहती है। इस वक्त सुभाष भी वही महसूस कर रहा था। उसने किसी को देखा भागते हुए जिसकी आवाज वह पहले अपने आसपास महसूस कर रहा था, जिस आवाज को उसने पहले 3-4 बार सुना। उसे ऐसा लग रहा था कि यह उससे कुछ कहना चाहती है। वह क्या कहना चाहती है, कौन है? सुभाष कुछ नहीं जानता था लेकिन अब उसके अंदर की उत्सुकता उसे यह जानना चाह रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त घड़ी में 12 बज रहे थे। वह लड़की भागती हुई एक सुंदर सी हवेली के अंदर घुसी थी और जितना भी सुभाष उसे देख पाया था इतना तो समझ गया था कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। हालांकि उसने उसे पीछे से ही देखा था। उसके लंबे बाल, पतली कमर, लंबे लंबे पैर, पैरों में बंधी पायल। सुभाष इस वक्त उलझन में फंस चुका था। कुछ देर पहले ही उसकी मां का कॉल आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर जाए या हवेली के अंदर। हो सकता है कि वह लड़की किसी मुसीबत में हो। सुभाष ने तुरंत अपने दाहिने जेब में हाथ डाला और फोन निकालकर अपनी मां को कॉल लगाया और कहा, मां, मुझे आने में देरी हो सकती है। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। आप खाना खाकर सो जाइए। मैं आऊंगा तो आपको कॉल कर दूंगा। आप चिंता मत करना। गायत्री जी ने कहा, कौन सा जरूरी काम आ गया है कि तुझे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती? रात के 12 बज रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम कर रहा है तू जो इतनी रात को भी तुझसे काम करवा रहे हैं ये लोग? सुभाष ने शांत भाव में कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा और हाँ, आने के बाद तुम्हें फोन करूंगा। इसलिए तुम खाना खाकर दवा लेकर सो जाना, ठीक है? सुभाष की मां जानती थी कि वह इस वक्त उनकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उन्होंने ठीक है कहा और फोन काट दिया। सुभाष अब अपनी मां के कौतूहल को शांत करना चाहता था। एक तरफ वह उस लड़की की मदद भी करना चाहता था, दूसरी तरफ वह उसके बारे में भी जानना चाहता था। पता नहीं क्या जादू था उस लड़की में जो एक झलक में ही सुभाष को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। सुभाष न चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। वह धीमे कदमों से हवेली की तरफ बढ़ रहा था। वहां हवेली में एक चूड़ियां खनकती जो सुभाष को घूर रही थी। सुभाष धीरे धीरे हवेली के करीब जाने लगा। इस वक्त वह हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके हवेली के मुख्य द्वार को देखा। इतना बड़ा घर सुभाष ने आज तक नहीं देखा था। हालांकि सुभाष का घर भी कुछ छोटा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं था।
इसका शायद 10वें हिस्से में भी उसका घर ना आए। हवेली बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़ी और उतनी ही ज्यादा सुंदर। हवेली की सुंदरता और भव्यता को देखकर तो सुभाष की आंखें चकाचौंध हो गईं। वह फटी आंखों से हैरानी से उस हवेली को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि इस रास्ते से तो कई बार गया है, लेकिन इतनी सुंदर और भव्य हवेली पर उसकी नजर कैसे नहीं गई। वह हैरान था। सच कहें तो उसे अपनी आंखों पर यकीन हो भी रहा था और नहीं भी। जो उसे दिखाई दे रहा था उस पर यकीन तो कर रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी खूबसूरत और भव्य हवेली उसकी ही नहीं बल्कि बाकी लोगों की नजरों से भी बची रह गई। आज तक इसकी खूबसूरती और भव्यता के बारे में बात क्यों नहीं हुई। वह इतना सोच ही रहा था कि फिर से उसे एक आवाज आई। इस बार भी यह आवाज भागती हुई सी महसूस हो रही थी। जिस दिशा से यह आवाज आ रही थी, सुभाष की नजरें उस दिशा में दौड़ रही थीं। इस बार सुभाष भी उस आवाज के पीछे पीछे भाग रहा था, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह भव्य हवेली पूरी ही रोशनी से नहाई हुई दिखाई दे रही थी। पूरी हवेली का रंग सफेद था। इस वक्त सुभाष उसी भव्य खूबसूरत हवेली में घूम रहा था। वहां पर तरह तरह के चित्र लगे हुए थे, साथ ही साथ मूर्तियां भी बनी हुई थीं। मगर वह चित्र इस जमाने के नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी महाराज के थे और कुछ स्त्रियों के नृत्य की मुद्रा में। साथ ही साथ कुछ तस्वीरें राजा और रानी की भी थीं, लेकिन ये तस्वीरें हाथ से बनाई गई थीं, यानी कि ये चित्रकार के द्वारा बनाई गई थीं। ये चित्रकार और मूर्तिकार बेहद ही उत्तम कारीगरी के नमूने लग रहे थे। सुभाष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी सुंदर चित्र और मूर्तियां देख रहा है। वे देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे अभी सजीव हो उठेंगे। वह मुंह फेर उन मूर्तियों और चित्रकार की खूबसूरती में खो गया था। वह भूल गया था कि वह यहां क्यों आया था। वह उन मूर्तियों को हाथ लगाकर छू छू कर देख रहा था। इतनी उत्तम कारीगरी, और यह आज तक किसी को पता भी नहीं था। वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि ये मूर्तियां लोगों के सामने आ गईं, तो लोग इसके कारीगर को जरूर ढूंढ निकालना चाहेंगे। आखिर वे इतनी उत्तम कारीगरी की और भी कृतियां बनवाना चाहेंगे। अचानक से चलते चलते वह एक बेहद ही खूबसूरत मूर्ति के पास पहुंच गया और उसे एक तक देखने लगा। वह मूर्ति इतनी ज्यादा खूबसूरत और सजीव थी कि ऐसा लग रहा था कि वह अभी बोल पड़ेगी। सुभाष को तो जैसे उस मूर्ति से प्यार हो गया था। वह उसे ऐसे देख रहा था कि अपनी नजरें भी नहीं हटा सकता था। उसकी एक एक कारीगरी को वह कैसे देख रहा था। नैन नक्श, बाल, हाथों की आकृति, पतली सी कमर और पैरों की जो मुद्रा बनी थी, ऐसा लगा जैसे यह अभी नाच उठेगी। सुभाष तो उसे एक तक मुंह फाड़े, आंखें फाड़े देखे जा रहा था कि अचानक से रोशनी चली गई और हवेली अंधेरे में डूब गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरा होते ही सुभाष घबरा गया। वह आंखें इधर उधर करके देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली में इतना ज्यादा अंधेरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ अपने जेब में रखा हुआ मोबाइल फोन ही याद आया। उसने अपने मोबाइल फोन को अपनी जेब में ढूंढा और निकाला तो देखा कि उसके फोन में बैटरी बहुत कम थी। अपने फोन की बैटरी को देखकर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि उसने ऑफिस में क्यों अपना फोन चार्जिंग पर नहीं लगाया। फोन की बैटरी बहुत कम थी कि वह उसका इस्तेमाल कैसे करे, और इस वक्त वह जैसी जगह पर था उसे अपने फोन के टॉर्च की बहुत ज्यादा जरूरत थी। टॉर्च पुराने जमाने में अलग से इस्तेमाल हुआ करती थी, लेकिन नए जमाने में लोगों ने इसे अपनी आदत से दूर कर दिया। मोबाइल फोन में टॉर्च का सिस्टम आ गया तो लोगों ने टॉर्च रखना ही बंद कर दिया। सुभाष ने मोबाइल फोन का टॉर्च जलाया क्योंकि इस वक्त उसके पास और कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। बेशक उसके फोन की बैटरी बहुत कम थी। उसे फिर से किसी के भागने की आवाज आई। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जिन बातों पर सुभाष विश्वास नहीं करता था, उन बातों पर अब उसे कुछ कुछ विश्वास होने लगा था और उसका कलेजा जैसे मुंह को आ रहा था। उसने डरे सहमते कांपते हुए होठों से पूछा, कौन है, कौन है? लेकिन किसी की कोई आवाज नहीं आई। इस वक्त सुभाष डर से कांप रहा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ था। माथे पर बूंदें छलक रही थीं, आंखें फटी हुई थीं और होंठ कांप रहे थे। साथ ही साथ पसीने से लथपथ बदन भी डर के कारण कांप रहा था। सुभाष मन ही मन अपनी मां को याद करने लगा और सोचने लगा कि उसने यहां आकर गलती कर दी। उसने कभी भी अपनी मां की बातों पर विश्वास नहीं किया था,
लेकिन आज वह सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहा था। उसके मन में बस इतना ख्याल आया कि वह मुड़कर दरवाजे की तरफ भाग जाए और जैसे तैसे इस हवेली से बाहर निकल आए। उसने मुड़कर देखा, लेकिन उसे हवेली से बाहर जाने का दरवाजा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे वह दरवाजा मिल ही नहीं रहा था। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी भूल भुलैया में है और खो गया है। वह इधर उधर भाग रहा था, हाथ में फोन की टॉर्च जलाए और हल्की सी रोशनी में हवेली में दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक से पूरी हवेली रोशनी से नहा गई। इस वक्त सुभाष का डर गुस्से में बदल चुका था और वह गुस्से में चिल्लाने लगा, कौन है, कौन है, सामने आओ, कौन है, मैंने कहा सामने आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती ना? इस तरीके का घटिया मजाक करते हुए आते जाते लोगों को रास्ते में तुम लोग ऐसे ही परेशान करते हो? इस बार भी ना कोई सामने आया, ना किसी की आवाज आई। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। सुभाष इस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसने कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ, वरना तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालांकि यह धमकी सुभाष ने हवा हवाई ही दी थी, ताकि जो भी शख्स यह मजाक कर रहा है वह उसके सामने आ जाए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया और ना ही किसी ने सुभाष की बात का जवाब दिया। सुभाष का गुस्सा बहुत तेज हो गया और वह पलटकर फिर से दरवाजा ढूंढने लगा। अचानक से रोशनी फिर चली गई। अब फिर से गुस्से की जगह डर ने ले ली थी। सुभाष एक बार फिर डरते हुए दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था हो सकता है ये मजाक हो, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग कह रहा था अगर ये मजाक नहीं हुआ तो। दरवाजा ढूंढते ढूंढते अब सुभाष थक चुका था। उसे दरवाजा नहीं मिल रहा था। वह बस सर पकड़कर रोने लगा। तभी अचानक से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। हंसी की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। उसने लगभग रोते हुए रुआंसी आवाज में पूछा, कौन है, सामने क्यों नहीं आते, सामने आओ ना। अचानक से सुभाष ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने बहुत ही भयानक चेहरा था, पूरा जला हुआ। वह इतना भयानक चेहरा था कि उसे देखते ही उसकी रूह कांप गई। उसका दिल मुंह को आ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका चेहरा पसीने से डूब चुका था। उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। अब वह बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वह किसी भी तरीके से इस हवेली से बाहर निकल जाए। वह खुद से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। उसने सोचा, अगर अपनी मां की बात मान ली होती तो हनुमान चालीसा याद कर ली होती, शायद वह आज काम आ जाती। लेकिन इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस भगवान से लगातार प्रार्थना किए जा रहा था कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने पलट कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। इस वक्त सुभाष बहुत ज्यादा डरा सहमा था। वह डरते हुए बस इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा रहा था। अब उसके फोन की टॉर्च की लाइट भी बंद हो चुकी थी और फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। उसकी धड़कनें इस वक्त धौंकने की तरह चल रही थीं। वह अपनी धड़कनों को सिर्फ महसूस ही नहीं कर सकता था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह अपनी धड़कनों की आवाज भी सुन सकता है। वह तेजी से नजर दौड़ा रहा था और हाथों से छू छू कर जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं दरवाजा मिल जाए। वह छूते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में कुछ बहुत अजीब सा एहसास था। बहुत अजीब, गीला गीला सा। वहां रोशनी भी नहीं थी तो सुभाष कुछ देख नहीं सकता था। उसने अपने हाथों को अपनी नाक के पास किया और सूंघने की कोशिश की। उसे खून की महक जैसी महसूस हुई, जिससे उसका डर और ज्यादा बढ़ गया। उसे उल्टी सी भी महसूस होने लगी। वह पछताने लगा अपने हवेली के अंदर आने के फैसले को लेकर। वह मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मैंने क्यों इस हवेली के अंदर आने का फैसला किया? मैं उस लड़की की ओर इतना आकर्षित क्यों हो गया? क्यों मेरा मन किया कि मैं उसकी मदद करूं? मैं न जाने कौन सी मुसीबत में फंस गया हूं, जहां से मैं खुद को निकाल नहीं पा रहा और मुझे कोई निकालने भी नहीं आएगा। पता नहीं मैं अपनी मां को देख भी पाऊंगा या नहीं। सुभाष ने जब उधर देखा तो हवेली में हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। वहां कुछ नहीं था। वह फिर से आगे बढ़ने लगा। हल्की रोशनी में धीरे धीरे आंखों पर जोर डालकर वह देखने की कोशिश करते हुए चल रहा था कि अचानक से वह मुंह के बल गिर गया। जैसे ही वह गिरा, उसे किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। इस वक्त सुभाष बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक ओर उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, दूसरी ओर उसे रोना आ रहा था। वह चीख चीख कर रोने लगा। आखिर में जब वह बैठ गया
तो खुद को सिसकते हुए संभालने की कोशिश करने लगा। उसने अपने हाथ से छूकर आसपास अंदाजा लगाने की कोशिश की। वह खड़ा हुआ तो उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसे अचानक से किसी के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। कुछ देर फिर से शांति बनी रही और अचानक से फिर किसी के जोर जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज आने लगी। वह डरते हुए, कांपते हुए होंठों से पूछने लगा, कौन है? कौन है? बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर वह रोने लगा। अचानक से किसी के जोर से हंसने की आवाज आने लगी। सुभाष के समझ में जब कुछ नहीं आया तो उसने गुस्से में उससे पूछा, क्या चाहती हो तुम? तभी एक ठंडी, शांत और भयानक आवाज उसके कानों से टकराई, तेरी मौत। ऐसा सुनते ही सुभाष की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। चेहरा डर से भरा हुआ था। वह पसीने से भीगे हुए चेहरे, थरथराते होंठों और फटी आंखों से इधर उधर देखने लगा और उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे मारना मत। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं मरना नहीं चाहता। सुभाष के ऐसा पूछने के बाद भी कोई आवाज नहीं आई। उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी वह इधर उधर देखने की कोशिश करता रहा। तभी उसके कानों से एक आवाज टकराई, इस हवेली में जो भी आता है उसकी मौत होती है। इस हवेली से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। वह डर से कांप रहा था। वह अपनी सांसों की आवाज महसूस कर सकता था, धड़कन की आवाज को सुन सकता था। इस वक्त उसकी धड़कनें पटरी पर दौड़ती रेल जैसी महसूस हो रही थी। वह अभी संभल भी नहीं पाया था कि अचानक से बहुत सारे लोगों की चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगीं। वह आवाजें इतनी तेज थीं कि वह डर गया और उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर ली। वह उन आवाजों से दूर भाग जाना चाहता था। उसकी आंखों के सामने उसका अब तक का सारा जीवन तैरने लगा। उसकी माँ, बाबा, उनके साथ बिताया गया बचपन। कैसे वह अपने बाबा के साथ खेलता था, कैसे वह अपनी माँ को तंग करता था, कैसे वह उन्हें पीछे पीछे दौड़ाया करता था। देखते देखते वह बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा। उसकी माँ की चिंता उसे आज भी उसके बचपन की याद दिलाती थी, लेकिन यह सब अब खत्म होने वाला था। उसका मन हुआ कि वह भाग जाए, फिर से समय में पीछे चला जाए। वह वहीं पहुंच जाए जहां उसने हवेली में कदम नहीं रखा था। वह हवेली में कदम रखने के लिए खुद को कोसने लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह चाहकर भी अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। अब डर उसके दिमाग पर हावी होने लगा था और उसके शरीर को काबू में लेने लगा था। अब उसे अपनी सांसों की आवाज से भी डर लगने लगा था। वह रह रहकर हांफता और फटी हुई आंखों से इधर उधर देखने की कोशिश करता। उसे अब भी मन में थोड़ी उम्मीद महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे सिकुड़ते हुए फिर से दीवार के सहारे चलने लगा कि अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। यह किसी के बाल थे। जैसे ही उसने यह महसूस किया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वह झटके से पीछे हटा और डर के कारण लगातार कांपने लगा। अब उसके दिमाग ने उसका साथ छोड़ दिया था। वह तेजी से इधर उधर भागने लगा। भागते भागते वह एक खंभे से टकरा गया और सिर पर चोट लगने के कारण पीछे के बल गिर पड़ा। एक बार फिर से वह रोने और सिसकने लगा। अचानक से फिर किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। यह अट्टहास की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी और इस वक्त यह आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई सामान्य हंसी नहीं थी, यह उसकी मौत की आवाज थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके ऊपर जोर से कूदा, जिसकी वजह से वह पीठ के बल जमीन पर गिर गया। उसे अपने मुंह पर आते हुए लंबे लंबे बाल महसूस हो रहे थे, लंबे लंबे नाखून जो उसके शरीर में गड़ गए थे। हल्की हल्की रोशनी में उसे कुछ दिखाई दे रहा था। एक भयानक चेहरा, लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, लंबी और लाल डरावनी आंखें, मुंह पर लगा हुआ खून। अब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। वह समझ चुका था कि अब उसका अंत आने वाला है। मौत इतने करीब होने के बाद भी वह उससे लड़ नहीं सकता था और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके पेट में दोनों हाथ नाखूनों सहित घुस गए और उसका पेट चीर दिया गया। हवेली में चारों तरफ खून फैला हुआ था और कोई बैठा उस लाश को खा रहा था। सुभाष की मां बैठी इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते उनकी आंखें थक चुकी थीं और भारी हो गई थीं, जिसके कारण उनकी आंख वहीं लग गई। वसुंधरा देवी जी की आंख तब खुली जब सूरज की किरणें
उनकी खिड़की से छन कर उनकी आंखों पर पड़ने लगी। वह हड़बड़ाकर उठी और घड़ी की ओर देखा। इस वक्त घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी और उठ गईं। वह हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में गईं और सुभाष को कॉल लगाया, पर सुभाष ने कॉल नहीं उठाया। उन्होंने 2-3 बार और कॉल किया, पर फोन न उठने पर वह चिंतित हो गईं। वह भागकर अपने पति के पास गईं और उन्हें सब कुछ बता दिया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर पुलिस थाने जाने का निर्णय लिया। वह दोनों थाने के लिए निकल गए। सूरज की खिली खिली धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह मुस्कुरा रही थी। धूप के कारण उसका रंग सोने सा दमक रहा था और उसकी मुस्कुराहट ने उसकी सुंदरता बढ़ा दी थी। उसके लंबे काले घने घुंघराले बाल हवा के कारण उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो बादलों ने सूरज को ढक दिया हो। बालों के बीच से झांकती हुई उसकी वह बड़ी बड़ी आंखें एकदम किसी झील के समान लग रही थीं, जिसका पानी ठहरा हुआ था, और लंबी पतली सी नाक। कानों में उसने हेडफोन लगाए हुए थे और बीच बीच में वह आंखें बंद करके गाने का आनंद भी ले रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह गाना गा रही हो। गाड़ी अपनी रफ्तार के साथ चली जा रही थी। साथ ही साथ कभी कभी गाड़ी की खिड़की से सर बाहर निकालकर अपने चेहरे पर हवा महसूस करके उसे अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक जगह के पास से गुजर रही थी, जिस पर उसकी नजरें ठहर गईं। वह आंखें बड़ी बड़ी करके उस जगह को देखने लगी, जैसे वह उस जगह की खूबसूरती को अपनी आंखों में भर लेना चाहती हो, समा लेना चाहती हो। वह मन ही मन सोच रही थी, इतनी खूबसूरत जगह उसे पहले क्यों नहीं मिली। उस जगह को देखते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। गाड़ी रफ्तार से उस जगह को पार करती हुई आगे की ओर चली गई। लगभग 15 मिनट चलने के बाद गाड़ी एक जगह जाकर रुक गई। वह गाड़ी से उतर ही रही थी कि उसने देखा कि उसकी मां तेजी से आई और कहा, ठहरो। वह भागकर उनके हाथों में जल से भरा छोटा कलश लेकर आई और उसकी नजर उतारकर एक तरफ सारा जल गिरा दिया। अदिति की मम्मी ने उसे घर के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा। अदिति अपनी मां के साथ घर के अंदर आ गई और उसने अपनी मां से कहा, मां, जल्दी से खाना लाओ, बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हें पता है ना, कल की निकली हूं। उसकी मां ने कहा, ऐसे खाना नहीं मिलेगा, जाओ पहले नहा धोकर आओ, हम खाना लगा रहे हैं। अदिति तुरंत उठी, क्योंकि वह जानती थी कि बिना नहाए उसे उसकी मां खाने को नहीं देगी। वह फ्रेश होकर आई और टेबल पर खाने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में उसकी मां उसकी मनपसंद का खाना ले आई। आलू के पराठे, दही और चटनी, साथ ही साथ में एक कटोरी में मक्खन भी लेती आई थी। यह सब अदिति का मनपसंद खाना था। खाना खाने के बाद अदिति आराम करने लगी। अदिति यहाँ कुछ दिनों की छुट्टी बिताने के लिए अपने घर पर आई थी। अदिति एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जिसे पुरानी चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। पुराना सामान, पुरानी चीजें, पुरानी जगह, कब्र, महल, सब उसे अपनी ओर आकर्षित करते थे। इस वक्त भी अदिति एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन उसने कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी थी ताकि वह कुछ समय अपने परिवार के साथ बिता सके। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रात का अंधेरा आसमान पर अपनी पैठ जमाने लगा। धीरे धीरे काली चादर सी आसमान पर बिछने सी लगी। आसमान में चांद लगभग आधा था। आसमान में बहुत सारे तारे भी टिमटिमा रहे थे। अदिति आंखें फाड़े आसमान की ओर देख रही थी। उसे ऐसा नजारा शहर में देखने को नहीं मिलता था। शहर में प्रदूषण के कारण आसमान नीले रंग का सा दिखता है और प्रदूषण के कारण चांद तो दिखाई दे जाता है, लेकिन तारे बहुत कम दिखाई देते हैं। आसमान का इतना सुंदर रूप उसने बहुत समय बाद देखा था, क्योंकि इससे पहले भी वह कई बार अपने घर पर छुट्टी बिताने के लिए आती तो थी, लेकिन उसके पास समय नहीं होता था। वह अपनी पढ़ाई, अपने प्रोजेक्ट में ही बिजी रहती थी। अब की बार वह कुछ समय लेकर अपने घर पर आई हुई थी। कुछ देर बाद अदिति किचन में गई और उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह भी कॉफी पिएंगी या नहीं। उसने अपनी माँ और अपने लिए कॉफी तैयार की और अपनी माँ को कॉफी देने के बाद वह अपने रूम में जाकर खिड़की के पास खड़े होकर कॉफी का एक एक घूंट पीने लगी और बाहर की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसे एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव हो रहा था। कॉफी पीने के बाद अदिति अपने बेड पर गई और कुछ देर अपने लैपटॉप को ऑन करके उस पर अपने प्रोजेक्ट का काम देखने लगी। रात काफी हो चुकी थी। अदिति थक चुकी थी। अब उसे नींद आने लगी। अदिति ने लैपटॉप को ऑफ किया और साइड टेबल पर रख दिया। उसके बाद वह बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। कुछ ही पलों में उसकी आंख लग गई। अदिति गहरी नींद में चली गई थी कि अचानक अदिति ने देखा वह अभी अपनी गाड़ी में ही है, अपने ड्राइवर के साथ।
वह हैरान थी। क्या मैं अभी तक घर नहीं पहुंची? मगर मुझे लगा था कि उसने सोचते हुए खिड़की से सिर बाहर निकाला और हवा के झोंकों को चेहरे पर महसूस करने लगी। उसने आसमान की ओर देखा। रात का समय था। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। अदिति गाड़ी में बैठे गाना सुन रही थी और उसका आनंद ले रही थी। गाड़ी चलते चलते अचानक से एक जगह रुक गई। उस जगह पर जब अदिति की नजर गई तो अदिति हैरानी से उस जगह को देखने लगी। इस वक्त अदिति उस जगह को आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह एक बेहद ही खूबसूरत भव्य बंगला था जो कि महल के समान था। अदिति इस वक्त भी गाड़ी में बैठे उस बंगले को देख रही थी। बंगला सफेद रंग का था। उस पर एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था जो चारों तरफ एक बाउंड्री से जुड़ा हुआ था। उस बंगले का एक बहुत बड़ा दरवाजा था। वह दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था। इसके साथ साथ वह दरवाजा बेहद खूबसूरत था जिस पर बेहद ही खूबसूरत नक्काशी की गई थी। अदिति ने धीरे से उस दरवाजे को खोला और वह उसके अंदर जाने लगी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। हल्की हवा के झोंके जैसे अदिति को सहला रहे थे, उसके मन को आनंदित कर रहे थे। वह चलते हुए इधर उधर देख रही थी। चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही थी। बंगले के आगे बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें बहुत सारे खूबसूरत फूल, पेड़ पौधे लगे हुए थे जो कि मन को बहुत ज्यादा हर्षित कर रहे थे। अदिति चलते चलते बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंची। बंगला बेहद ही खूबसूरत था। इतना खूबसूरत कि अदिति की निगाहें उसे हट नहीं पा रही थी। वह अभी भी एकटक उस बंगले को ही देख रही थी और बहुत कुछ सोच रही थी कि वह बंगले के अंदर प्रवेश करे या नहीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे बंगले के मालिक का भी ख्याल आया, वह क्या सोचेंगे, लेकिन उसका मन उसे वापस जाने भी नहीं दे रहा था। अचानक से बंगले का दरवाजा खुल गया। बंगले का दरवाजा खुलते ही अदिति की हैरानी बढ़ गई। वह बड़ी आंखों से दरवाजे को देखने लगी। उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, कोई है क्या? कोई है यहाँ पर? कोई जवाब नहीं मिला। वह हैरान थी कि दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उसने बंगले के अंदर कदम रख दिया। अंदर का नजारा बाहर के नजारे से भी ज्यादा खूबसूरत था। जगह जगह पर बहुत खूबसूरत चित्र लगे हुए थे और बेहद ही खूबसूरत तरीके से आकार दी हुई मूर्तियां जगह जगह सजी हुई थीं। वह मूर्तियां बेहद ही खूबसूरत एवं आकर्षक थीं। वह सब मूर्तियां बेहद ही खूबसूरत स्त्रियों की बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई थीं। साथ ही साथ उन मूर्तियों को अलग अलग मुद्राओं में बनाया गया था। ये सारी मुद्राएं नृत्य की मुद्राएं थीं, जिसके कारण मूर्ति की खूबसूरती और अधिक बढ़ गई थी। इस तरह की मूर्तियों की मुद्राएं बना पाना इतना आसान भी नहीं था। मूर्तियां सफेद रंग में ही बनाई गई थीं। बंगले की ज्यादातर साज सजावट भी सफेद रंग में ही थी। बंगले पर लगी हुई चित्रकारी बेहद ही खूबसूरत थी। चित्रकारी को देखकर चित्रकार की उम्दा कला का अंदाजा लगाया जा सकता था। इस वक्त अदिति आंखें फाड़े बंगले के निचले हिस्से को देख रही थी। बंगला केवल एक तले का नहीं था, इसके ऊपर 2 तले और थे। उन तालों तक जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई थीं। अदिति मुंह फाड़े सीढ़ी की ओर देख रही थी। वह अवाक सी एकटक उधर ही देख रही थी। धीरे धीरे चलकर वह सीढ़ी चढ़ने लगी। वह अभी भी आंखें बड़ी बड़ी किए इधर उधर देखते हुए ही चल रही थी। अदिति सीढ़ियां चढ़कर पहले तल तक पहुंची तो उसे वहां भी निचले तल की तरह ही बहुत सारे कमरे दिखाई दिए। वह मन ही मन सोचने लगी, इस हवेली में एक साथ कितने लोग रहते होंगे। वह इस वक्त पहले तल के कॉरिडोर में चल रही थी। वह आंखें फाड़े इधर उधर देख भी रही थी। इस तल पर भी मूर्तियां थीं, मगर सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों की भी थीं। उसने चलते हुए एक कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा आवाज करते हुए खुल गया। अंदर का नजारा बेहद ही खूबसूरत था। कमरे के बीचों बीच एक पलंग था जो बहुत बड़ा था। उस पर सुंदर सॉफ्ट सिल्क की चादर बिछी हुई थी। बगल में एक सिंगारदान रखा हुआ था। उस पर श्रृंगार का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। उसके बगल में एक लकड़ी की अलमारी भी थी। अदिति वहां गई और उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसमें अंदर बहुत सारे खूबसूरत कपड़े, गहने और इत्र थे। दरवाजा बंद करते समय अदिति की नजर एक तस्वीर पर गई। वह उसे हैरानी से देखने लगी। वह एक औरत की तस्वीर थी जो कि बेहद खूबसूरत थी। इस वक्त सब देख अदिति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। वह बाकी के कमरों में भी गई। वहां पर भी लगभग सब वैसा ही था, बस तस्वीरें बदली हुई थीं। अदिति ने दूसरे तल के भी आधे कमरे देख लिए थे।
उसने एक बड़े से कमरे जो कि बीच में था का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर एक चित्र पर पड़ी। यह चित्र बेहद खूबसूरत स्त्री का था। एक बड़ा सा चित्र दीवार के बीचों बीच लगा हुआ था। वह चित्र बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ था। उस चित्र पर तो अदिति की निगाहें ही अटक गईं। अदिति उस चित्र को गौर से देख रही थी। उसे चित्र में बनी हुई लड़की बेहद खूबसूरत लगी। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, मगर वह लड़की किसी नृत्य की मुद्रा में नहीं थी और न ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक उदास चेहरा उस चित्र में उकेरा गया था। इसके बाद भी उस लड़की की खूबसूरती और मासूमियत कम नहीं हो रही थी। अदिति उस चित्र को देखकर हैरान थी और उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। तभी अदिति के कानों से एक आवाज टकराई, अदिति, अदिति, अदिति। अदिति आंखें फाड़े इधर उधर देख रही थी, पर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद अदिति को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसके कारण अदिति डर गई और उसकी आंखें झटके से बड़ी हो गईं। उसने सामने देखा तो वह अपने कमरे में थी। वह डर के कारण जोर जोर से हाँफ रही थी और उसने अपने चेहरे पर आए पसीने को अपने हाथों से साफ करते हुए सामने की ओर देखा। उसके सामने कोई और नहीं, उसका बचपन का दोस्त आकाश खड़ा था। आकाश को देख अदिति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह उसे मारने के लिए उठी ही थी कि आकाश भागने लगा। वह गुस्से में चिल्लाई और तकिया लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। रुक आकाश के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वह भागते भागते बोल रहा था। क्या है अदिति की बच्ची, मुझे मार क्यों रही है? मैंने क्या किया? आंटी ने कहा था तुझे जगाने को। अदिति ने कहा, मारू नहीं तो और क्या करूं? कोई किसी को ऐसे जगाता है भला? तुझे तमीज नहीं है ना? डरा दिया मुझे, वह पीछे पीछे भागती हुई गुस्से में बोली। आकाश ने कहा, तुझे कौन डरा सकता है? तू तो खुद इतनी डरावनी लग रही है। अदिति अभी भी लगातार आकाश के पीछे पीछे मारने के लिए भाग रही थी। कुछ देर बाद दोनों थक गए और सोफे पर बैठ गए। वह दोनों हाँफ रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, फिर दोनों एक साथ हंसने लगे। अदिति ने कहा, तू ना कभी नहीं सुधरेगा। वैसे वो कहाँ है? आकाश ने मुंह बनाते हुए कहा, और कहाँ होगा? वहीं अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होगा। अदिति ने मुंह बनाकर कहा, उसे पता था मैं आने वाली हूं, तब भी इतनी सुबह सुबह। चल उसके घर, उसके ऑफिस जाने से पहले मिलकर आते हैं, उसकी खबर लूंगी मैं। आकाश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हुलिया देखा है अपना, ऐसे जाएगी? अदिति ने अपनी ओर देखा और कहा, मैं 2 मिनट में आती हूं। अदिति अपने कमरे में गई और 2 मिनट में तैयार होकर आ गई। उसने मां को खाने के लिए मना कर दिया। आकाश और अदिति दोनों बाइक पर बैठकर उसके घर की तरफ निकल पड़े। वह दोनों जैसे ही घर के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। घर में कोई रौनक नहीं थी, न कोई चहल पहल। घर को लोगों ने घेरा हुआ था। वह दोनों बाइक से उतरे और घर की तरफ धीरे धीरे चल पड़े। उन दोनों ने भीड़ को चीरते हुए घर के अंदर कदम रखा तो देखा कि अंकल आंटी दोनों बहुत ज्यादा उदास बैठे थे। उनके पास कुछ लोग बैठे थे जो उन्हें सांत्वना दे रहे थे। आकाश और अदिति दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह दोनों पहले एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और फिर उस जगह पर जहां पर अंकल और आंटी बैठे हुए थे। वह दोनों उनके पास चलकर गए और दोनों ने उन्हें नमस्ते कहा। फिर अदिति ने पूछा, आंटी सुभाष कहाँ है? नमस्ते की आवाज तो जैसे उनके कानों तक गई ही नहीं थी। उन्होंने ना देखा था, ना कोई जवाब दिया, मगर जैसे ही सुभाष का नाम उनके कानों से टकराया, उनमें जैसे चेतना वापस आ गई। उन्होंने उस चेहरे की तरफ देखा जिसने सुभाष का नाम लिया था। अदिति को देखते ही वह बिफर गईं और रोने लगी। उन्होंने कहा, सुभाष तो कल रात से ही घर नहीं आया। उसने कहा था कि वह आएगा, बस उसे कुछ समय लगेगा, लेकिन देर रात को उसका फोन आया और उसने कहा कि उसे ऑफिस का कुछ काम निपटाना है, तो कुछ देर से आएगा और मैं सो जाऊं। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, मगर वह नहीं आया। जब सुबह भी वह नहीं आया और उसका फोन लगाने पर फोन भी नहीं लगा, तब हम लोग थाने गए थे रिपोर्ट लिखाने, मगर थानेदार ने तो कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखी। उसने कहा, जब तक 24 घंटे नहीं हो जाएंगे वह कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा। अदिति ने जब उनकी बात सुनी तो वह उनके दर्द को महसूस कर पा रही थी। रात भर से वह अपने बेटे के इंतजार में बैठी थी और अब उन्हें कुछ अनहोनी होने का डर लग रहा था। अदिति ने पूछा, आंटी जी, सुभाष से आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? आंटी उठी। उन्होंने अपना फोन निकाला और दिखाया।
उसमें रात में 12 बजे की कॉल दिखा रहा था। अदिति ने आकाश की तरफ देखा और कहा, आकाश तुम्हें क्या लगता है हम सुभाष का नंबर ट्रेस कर सकते हैं? आकाश ने अदिति की तरफ देखा और कहा, हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। इस वक्त उन दोनों को समझ में नहीं आया कि वहां पर क्या बात करें, इसीलिए दोनों के दोनों बाहर आ गए। अदिति ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है आकाश, सुभाष तो अपनी मम्मी पापा को बहुत प्यार करता है, वह कहां जा सकता है? आकाश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, हम कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते अदिति। वह दोनों काफी मायूस थे और घर की तरफ चल पड़े। दोनों पहले अदिति के घर आए। अदिति की मम्मी ने उसे देखकर कहा, मिलने आई अपने बचपन के दोस्त से? उन्होंने उसके चेहरे की मायूसी को नहीं पढ़ा था। अदिति का जवाब न पाकर उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो पाया कि वह काफी दुखी थी। तब वह उसके पास आई और उससे पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी दुखी क्यों हो? अदिति ने दुखी मन से अपनी मां की तरफ देखते हुए उनके हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, मां, वह पता नहीं कहां चला गया है, वह कल रात से घर नहीं आया। अदिति की मम्मी ने सुनकर बहुत बुरा महसूस किया और उन्होंने कहा, हो सकता है बेटा वह किसी जरूरी काम में फंस गया हो। अदिति ने अपनी मां की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी, उसके मम्मी पापा ऑफिस भी गए थे, वो वहां पर भी नहीं था। देखते ही देखते 24 घंटे बीत गए और सुभाष के मम्मी पापा को अदिति थाने लेकर गई और उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस अब सुभाष की खोज में लग चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था लेकिन सुभाष का कोई पता नहीं था। सभी लोग बहुत परेशान थे। वह बस मन ही मन सुभाष के सही होने की कामना कर रहे थे। भगवान से साथ ही साथ उसके घर वापस लौट आने की प्रार्थना भी कर रहे थे। रात का वक्त हो रहा था। अदिति अपने बिस्तर पर लेटे सुभाष के बारे में ही सोच रही थी। सोचते सोचते उसे काफी थकान हो गई और उसे नींद आने लगी। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखें भारी हुईं और वह सो गई। अदिति, 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 उसके कानों से आवाज टकराई तो उसने अपने चारों तरफ देखा। उसे सामने सुभाष खड़ा दिखाई दे रहा था। अदिति उसे देखकर खुश हुई। वह उसे गले लगाने के लिए उसकी तरफ दौड़ी ही थी कि उसने देखा सुभाष एक दिशा में भाग रहा है। अदिति भी अब सुभाष के पीछे पीछे दौड़ने लगी। वह चिल्ला रही थी, सुभाष, 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 तुम कहां जा रहे हो? देखो, ऐसे भागो मत, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। सुभाष, मेरी बात सुनो और रुक जाओ। सुभाष ने जैसे अदिति की कोई बात सुनी ही नहीं थी। वह अभी भी लगातार भागे जा रहा था। अदिति को कुछ समझ नहीं आया। वह भी लगातार भागते हुए सुभाष का पीछा कर रही थी। भागते भागते अदिति ने देखा सुभाष एक जगह जाकर रुक गया। अदिति ने हैरानी से सुभाष की तरफ देखा। वह जगह कोई मामूली जगह नहीं थी। वह उस जगह को एकटक देखने लगी, बल्कि वह एक बहुत भयानक जगह थी। अदिति को याद आया, उसने इस जगह को देखा है, कहीं तो देखा है पहले, मगर कहां, याद नहीं आ रहा था। वह एक पुरानी सी जर्जर इमारत थी। उस इमारत के आगे एक बहुत बड़ा भव्य सा दरवाजा लगा हुआ था। अदिति ने देखा कि सुभाष इमारत के अंदर जाने लगा। अदिति सुभाष की तरफ तेजी से भागने लगी ताकि उसे उस इमारत में जाने से रोक सके और चिल्लाने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सुभाष? ये कैसी जगह जा रहे हो तुम? और तुमने वक्त देखा है क्या? यह वक्त है इस तरीके के खेल खेलने का? क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेलने की कोशिश कर रहे हो? अब अदिति को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह सुभाष को रोक भी रही थी और उसे बहुत सारे सवाल भी कर रही थी, लेकिन सुभाष न तो रुक रहा था न उसके किसी भी सवाल का जवाब दे रहा था। अदिति अभी भी लगातार सुभाष, सुभाष चिल्लाई जा रही थी, लेकिन सुभाष रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अदिति भी भागते हुए सुभाष के पीछे पीछे उस जर्जर इमारत में घुस गई। हालांकि अदिति को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन सुभाष के मिलने की खुशी ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। अदिति उस इमारत में पहुंची। उस इमारत के बाहर भी एक बड़ा सा दरवाजा लगा था। अदिति ने उस दरवाजे को धक्का मारा। दरवाजा आवाज करते हुए खुल गया और अदिति अंदर घुस गई और सुभाष, सुभाष चिल्लाने लगी। सुभाष ने अदिति को कोई भी जवाब नहीं दिया। अदिति सुभाष से गुस्सा हुई और चिढ़ गई। अदिति ने गुस्से में कहा, देखो सुभाष, सामने आ जाओ। मुझे इस तरीके के मजाक और खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखवाई हुई है और तुम यहाँ मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो। अदिति जब उस इमारत के अंदर चलने लगी तो उसे इमारत के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा दिख रहा था,
साथ ही साथ पैरों में कुछ चुभने सा भी महसूस हो रहा था। चलने तक की आवाज आ रही थी। अदिति को इस बात से और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह सुभाष को बुला रही थी, पर सुभाष जवाब भी नहीं दे रहा था और देख भी नहीं रहा था। उसने सोचा कि इस अंधेरी जर्जर सी इमारत में वह सुभाष को कैसे ढूंढेगी। साथ ही साथ यह इमारत बहुत बड़ी थी। तभी अदिति को अजीब सी बदबू सी आने लगी, कुछ जलने की और कुछ सड़ने की। अदिति चलते हुए उस जर्जर सी इमारत में हल्की हल्की जो रोशनी छन छन कर आ रही थी, उसमें आंखें बड़ी बड़ी करके देखने की कोशिश कर रही थी। वह अपने कांपते होंठों से उसका नाम बार बार ले रही थी, सुभाष, सुभाष। अदिति ने डरते हुए कहा, सुभाष देखो, मुझे इस तरीके का मजाक नहीं पसंद है। यहां बहुत अंधेरा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मुझे डर लग रहा है, सामने आओ। तभी अदिति को कुछ गिरने की आवाज आई। उसने उस दिशा में देखा। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने पर मुश्किल से अपने थूक को अपने गले से नीचे उतारा और फिर कांपते कदमों से आगे बढ़ने लगी। इस वक्त अदिति की हालत ऐसी थी कि जैसे वह रो देगी। उसने फिर से कांपते होंठों से सुभाष का नाम लिया, सुभाष, सुभा, देखो, मजाक बंद करो, अब सामने आ जाओ। इस वक्त अदिति की आवाज में डर और दर्द दोनों एक साथ सुनाई पड़ रहे थे। उसकी आवाज रुआंसी हो चुकी थी। वह मन ही मन गुस्सा भी हो रही थी। पता नहीं सुभाष इस बेकार सी इमारत में क्यों आया है और क्यों वह मुझे यहां तक लेकर आया है, और लेकर आया भी है तो अब चुप क्यों हो गया है, सामने क्यों नहीं आता। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। ये किसी के जूते की आवाज थी जो टक टक करके हवेली में गूंज रही थी। अदिति ने डरते हुए उस दिशा में देखा जिस दिशा से यह आवाज आ रही थी। इस वक्त उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिसमें डर साफ देखा जा सकता था। उसने कांपते होंठों से फिर कहा, सुभाष, ये तुम ही हो ना? सुभाष, सुभाष, कुछ बोलो, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने रोते हुए कहा, सुभाष, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो, देखो यार, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। लेकिन अभी भी कोई आवाज नहीं आई। तभी फिर से कुछ गिरने की आवाज आई। अदिति ने पलटकर उस दिशा में देखा। इस वक्त उसकी सांसें और धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं। अदिति उस दिशा में भाग कर गई। अदिति ने देखा तो वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से उसे आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को घसीट कर ले जा रहा हो। फिर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसके कारण अदिति और ज्यादा डर गई और उसकी सांसें और ज्यादा तेज चलने लगी। वह इस वक्त डर से कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके होंठ कांप रहे थे। अदिति इन सब चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसके अंदर इस वक्त डर बहुत ज्यादा बैठ गया था। अचानक से उसे चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई। इस वक्त वह सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि एक शोर बन चुका था, जिसके कारण अदिति बहुत ज्यादा डर गई और उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लिया और घुटनों के बल नीचे बैठ गई। वह लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अदिति ने हिम्मत की। वह फिर से उठी और आंखों की पुतलियां इधर उधर हिलाकर देखने लगी। उसने रोते हुए फिर से कहा, सुभाष, देखो, प्लीज मजाक बंद करो। तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो। तभी अदिति को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सुभाष खड़ा है। अदिति की आंखों में चमक आ गई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपने हाथों से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और गुस्से से सुभाष की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ना? कितना डरा दिया मुझे, क्यों छुपे हुए थे? अदिति ने देखा कि सुभाष उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा। अदिति सुभाष को हैरानी से देख रही थी। वह उसे जवाब क्यों नहीं दे रहा? यह सवाल उसके मन में चल ही रहा था कि उसने देखा कि सुभाष के हाथों में खून लगा हुआ था, जिसके कारण अदिति की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गईं। वह सुभाष को एकटक देख रही थी। वह सुभाष ही था। सुभाष के चेहरे पर भी उसे डर दिखाई दे रहा था। अदिति ने कांपते होंठों से सुभाष की तरफ देखते हुए कहा, सुभाष, तुम्हारे हाथों में खून लगा हुआ है। तुम्हारे हाथों में खून क्यों लगा है? यह किसका खून है? सुभाष, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सुभाष हैरानी से आंखें इधर उधर देख रहा था। अदिति ने ध्यान दिया कि सुभाष तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था।
इसके कारण अदिति का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। वह गुस्से में सुभाष के पास जाने ही वाली थी कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण अदिति की चीख निकल गई और वह बेहोश हो गई। अदिति, 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 उसके कानों से एक आवाज टकरा रही थी। अदिति ने महसूस किया कि कोई उसे बुला रहा है, तो उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर वह अपनी आंखें जैसे खोल ही नहीं पा रही थी। अदिति के कानों से फिर से आवाज टकराई, अदिति, अदिति। अदिति ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। वह हड़बड़ाकर चीखते हुए उठी, सुभाष। वह आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। उसकी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। वह अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसने एक बार फिर अपनी आंखों को मसला और देखने लगी। वह इस वक्त अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके आकलन लगाने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। वह अवाक सी हैरानी से चारों तरफ इधर उधर देखे जा रही थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो कि वह जो कुछ भी देख रही है वह सच है या नहीं। अदिति ने आंखें बड़ी बड़ी करके सामने देखा तो उसके सामने आकाश खड़ा था और इस वक्त अदिति अपने घर में ही थी। वह बुरी तरह से डरी हुई थी, पसीने से भीगी हुई थी। अदिति ने हैरानी से आकाश की तरफ देखते हुए कांपते होठों से पूछा, आकाश, मैं तो। वह डर से कांप रही थी और शरीर थरथरा रहा था। अदिति की बात सुनकर आकाश उसे हैरानी से देख रहा था कि वह कहना क्या चाह रही है। आकाश ने उससे कहा, तुम यहां से क्या मतलब? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि तुम कहां हो। अजीब बात करती हो यार। अदिति, तुम भी। मुझे समझ नहीं आता, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम अपनी मां के घर आई हुई हो, क्या तुम ये नहीं जानती? कहां खोई हुई हो तुम? अदिति ने कहा, हां मैं जानती हूं, लेकिन मैं तो। सुभाष। आकाश ने कहा, सुभाष क्या? सुभाष का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। सुभाष की तलाश में तो पुलिस परेशान है। वे लोग कब से उसे ढूंढ रहे हैं, मगर सुभाष का कुछ पता ही नहीं चल रहा। सभी लोग बहुत परेशान हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आकाश की बातों से तो अदिति के होश उड़ गए। वह सोचने लगी, तो क्या मैं अब तक सपना देख रही थी? अदिति मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। क्या वो सचमुच इतना भयानक सपना देख रही थी जिसके आखिर में किसी ने सुभाष के पेट में हाथ डालकर उसे फाड़ दिया और वह लहूलुहान हो गया था? ये सोचते ही अदिति के शरीर में एक दर्द की लहर सी दौड़ गई और आंखों में नमी सी तैर गई। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसका सपना सच न हो। अभी अदिति ने होश संभाला ही नहीं था कि उसके कानों से फिर से एक आवाज टकराई, अदिति, अदिति। अदिति जैसे ही होश में आई और उसने आंखें उठाकर उस दिशा में देखा जहां से वह आवाज आ रही थी। इस वक्त अदिति की आंखें अपने कमरे के दरवाजे पर थीं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अदिति इस आवाज को अच्छी तरह से पहचानती थी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अदिति की मम्मी की थी। अदिति की मम्मी उसे सुबह सुबह आवाज दे रही थी। सूरज सर पर चढ़ गया था और अदिति की मम्मी चिल्ला रही थी। अदिति की मम्मी ने गुस्से में कहा, अरे आज उठना है या नहीं? देखो, सूरज सर पर चढ़ गया है, लेकिन इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं आती कि सूरज सर पर चढ़ आया है और यह लड़की अभी भी सो रही है। यह लड़की यह नहीं कि सुबह उठ जाए और अपनी मम्मी के काम में थोड़ा सा हाथ बंटाए। अदिति की मम्मी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ सोने के लिए आई हो या मेरे साथ समय बिताने के लिए? इतनी बड़ी हो गई लेकिन परेशान करना अभी भी नहीं छोड़ा। अदिति की मम्मी की बातें जब उसके कानों में गईं, तो वह एक झटके के साथ बिस्तर से उठी और दौड़ती हुई सीढ़ियां उतरते हुए नीचे को आने लगी। वह आई और उसने अपनी मां को पीछे से गले लगा लिया और कहा, सॉरी मेरी प्यारी मां, मैं यहां सोने के लिए थोड़ी ना आई हूं। मैं तो आपके साथ समय बिताने के लिए आई हूं, लेकिन आज थोड़ी सी देर हो गई, मुझे माफ कर दो। अचानक ही अदिति की आंखों के सामने उसके सपने की कुछ यादें तैर गईं। उसका मन हुआ कि वह अपनी मां से इस बारे में बात करे, लेकिन फिर उसने इस बात को सपना सोचकर नजरअंदाज कर दिया। अपनी प्यारी सी बेटी का स्पर्श पाते ही उसकी मां के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा जाओ जल्दी जल्दी नहा लो तो। अदिति ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए अपनी मां को देखते हुए कहा, क्यों मां, कुछ खास है क्या? अदिति की मां ने उसे कहा, अरे मेरी भुलक्कड़ बेटी, भूल गई हो क्या? तुम ऐसे समय पर आई हो जब त्योहार रहते हैं। दुर्गा
दुर्गा पूजा आने वाला है तो मुझको दुर्गा माँ की मूर्ति बनानी है। उसके लिए तुम्हारी मम्मी को मिट्टी की जरूरत है। अदिति ने हैरानी से अपनी माँ को देखते हुए कहा। हाँ, तो मुझे तो पता है कि आप हर साल मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती हैं, तो इसमें अलग क्या है? अदिति की मम्मी ने कहा। अलग कुछ भी नहीं है, तुमको जाना है और दुर्गा माँ की मूर्ति के लिए मिट्टी लेकर आना है। अदिति ने हैरानी से कहा। लेकर क्यों आना है माँ? यहाँ इतनी सारी मिट्टी तो है, बना लो ना। अदिति की माँ ने कहा। इस मिट्टी से दुर्गा माँ की मूर्ति नहीं बन सकती है, तुमको नहीं पता है? अदिति के कानों में जैसे ही ये बात पड़ी, उसे होश आया और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से अपनी माँ को देखते हुए कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने के लिए हम कहीं की भी मिट्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें कोठे की मिट्टी चाहिए होगी। अदिति की माँ ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और कहा। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है वह कोठा, तुमको वहां से जाकर मिट्टी लेकर आनी है। अपनी गाड़ी लेकर चली जाना मिट्टी लेने के लिए। अदिति ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। माँ, मानती हूं कि वह जगह दूर है, लेकिन फिर भी उस जगह जाने के लिए मुझे अपनी गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आकाश से बात करके उसकी बाइक लेकर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। अदिति की मम्मी ने एक लंबी गहरी ठंडी सांस छोड़ी और कहा। ठीक है, लेकिन समय से चले जाना, देर मत करना और अंधेरे में तो बिल्कुल भी मत जाना। अदिति ने अपनी माँ की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी और फिर वह मटकती हुई चली गई। अचानक से उसके दिमाग से यह बात उतर गई। इसके बाद उसने कान में हेडफोन लगाए और गाना सुनने लगी। उसके बाद अदिति की माँ ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया। अदिति ने खाना खाया। उसकी माँ ने एक बार उसे फिर से याद दिलाया कि उसे मिट्टी लेने के लिए जाना है। अदिति ने तुरंत ही आकाश को फोन किया और कहा कि उसे उसकी बाइक की जरूरत है। आकाश उस समय खाली ही बैठा था। वह तुरंत बाइक लेकर अदिति के घर पर आ गया। आकाश ने अदिति से पूछा कि उसे उसकी बाइक की क्या जरूरत है। अदिति ने बताया कि उसकी माँ ने उसे माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लाने के लिए कहा है और वह जगह 2 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए वह पैदल नहीं जा सकती और वह अपनी गाड़ी का इस्तेमाल इसके लिए नहीं करना चाहती। आकाश ने अपनी गाड़ी की चाबी अदिति की तरफ उछाली। अदिति ने तुरंत ही गाड़ी की चाबी को कैच कर लिया। इसके बाद वह कान में हेडफोन लगाकर घर से बाहर उंगली में चाबी को नचाती हुई निकल गई। इस वक्त अदिति ने पीली शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई थी। उसके घुंघराले बाल खुले हुए थे। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वह गाना गुनगुनाते हुए चल रही थी। और वह जाकर झटके से बाइक के ऊपर बैठ जाती है और गाना सुनते हुए ही बाइक को स्टार्ट कर देती है। अदिति गाना सुनते हुए मस्ती में बाइक चला रही होती है, क्योंकि उसे उस जगह का रास्ता पता था। कुछ ही देर में अदिति उस कोठे के पास पहुंच जाती है। कोठे पर बहुत सारी औरतें थीं जो कि अपने अपने कामों में लगी हुई थीं। दिन के वक्त कोठे पर कोई शायद ही आता था, लेकिन उस वक्त वह सारी औरतें आजाद होकर अपने कामों को निपटा देती थीं और रात के वक्त कोठों में महफिल फिर सजाया करती थी। अदिति दूर से खड़ी कोठे के माहौल को देख रही थी और वह हैरान थी कि उसने कोठे के बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन कभी कोई कोठा देखा नहीं था। वह किसी कोठे को निजी तौर पर नहीं जानती थी। उसने जब भी कोठों के बारे में सुना या पढ़ा था तो उसने केवल इतना ही सुना था कि कोठा बहुत गंदी जगह होती है, जहां किसी को जाना नहीं चाहिए। लेकिन आज वह दूर से खड़ी उन औरतों को काम करते हुए देख रही थी तो हैरान थी। वह सोचने लगी, शायद कोठे उतने बुरे नहीं होते जितनी बुरी सोच उसके बारे में लोगों ने बना रखी है, बल्कि बुरे तो वे लोग होते हैं जो कोठों में आते हैं। इन औरतों की मजबूरी ने इन्हें कोठों पर बैठा दिया और उनके फायदा उठाने वाले कोठों पर आते हैं और इन्हीं के ऊपर आरोप लगाकर चले जाते हैं। यही बेचारी बदनाम गलियों में रह जाती है। अदिति ने अपने विचारों को एक तरफ झटका और बाइक से उतरने लगी। उसने सोचा कि उसे जल्द से जल्द मिट्टी लेकर यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वह चाह कर भी इस जगह के लिए कुछ नहीं कर सकती। ना तो वह इस जगह की सूरत बदल पाएगी और ना इन औरतों की किस्मत। हालांकि कोठे के बारे में जब भी उसने टीवी पर देखा था तो बदबूदार, बंद, तंग गलियां देखी थीं, लेकिन यहां तो सारी औरतें मिलकर कोठे को बहुत साफ सुथरा बना रही थीं। वह रोज इसी तरीके से काम करती होंगी, क्योंकि कोठा बहुत साफ सुथरा था। अदिति बाइक से उतर ही रही थी कि उसकी नजर एक इमारत पर जाकर रुक गई, जो उसे कोठी से कुछ दूरी पर थी। वह एकटक हैरानी से उस बंगले को देखने लगी और फिर मन ही मन सोचने लगी, यह बंगला मेरे सपने जैसा क्यों दिख रहा है? मैंने इस जगह को सपने में कैसे देख लिया? ऐसा कैसे हो सकता है?
अदिति को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह सोचने लगी कि उसका सपना उसकी आंखों के सामने दिख रहा है। क्या वह अभी भी सपना ही देख रही है? उसने अपने एक हाथ पर एक चिकोटी काट कर देखा तो उसे दर्द हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि इस वक्त तो वह सपने में नहीं है। अदिति को यह सपना इसलिए लग रहा था क्योंकि जब से वह आई थी उसने कई बार सपने देख लिए थे और वे सारे सपने हकीकत जैसे ही दिखते थे। इस वक्त उसके सामने एक जर्जर इमारत थी। यह वही जर्जर इमारत थी जो उसने कल रात को देखी थी, जहां उसने सुभाष को देखा था। वह कांपते कदमों से धीरे धीरे उस इमारत की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम काफी धीरे थे, जैसे वह उस जगह पर जाना तो चाहती है लेकिन खुद को रोकना भी चाहती हो। वह उस जगह का अपनी आंखों से मुआयना कर रही थी। उसकी निगाहें इस वक्त तेजी से चारों तरफ दौड़ रही थीं। यह इमारत उसे याद आया कि उसने एक बार और देखी थी, और शायद सपने में ही। उस वक्त यह इमारत बहुत खूबसूरत थी, सफेद रंग की। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही इमारत दो दो बार सपने में देखना, और उसमें भी उसके दो अलग रूप देख लेना। और आखिर अदिति ने इस इमारत को सपने में क्यों देखा? वह मन ही मन विचारों के बवंडर में फंसती चली जा रही थी, और धीरे धीरे कदमों से चलते चलते आखिर वह उस इमारत के दरवाजे पर पहुंच गई। अदिति इमारत को एकटक घूर रही थी। तभी अदिति के कानों से एक आवाज टकराई, ए मैडम, वहां क्या कर रही हो? अदिति ने पलट कर देखा तो यह उस कोठी की ही औरत थी जिसने उसे पूछा। अदिति ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं। उस औरत ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैडम, गलती से भी उस बंगले के अंदर जाने की मत सोचना, बहुत ही भयानक जगह है वह। अदिति ने उस औरत की तरफ हैरानी से देखा और चलकर उसके पास गई और उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि यह जगह बहुत भयानक है? उस औरत ने कहा, अरे मैडम, आप नहीं जानती, यह जगह बहुत ज्यादा भयानक है। यहां कोई भी नहीं जाना चाहता। आप जानती हैं, बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, पर हम तो यहीं रहते हैं और हमने देखा है, इस बंगले से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी है, किसी को घसीटने की आवाज सुनी है। अचानक ही इस बंगले में उजाला हो जाता है और अचानक ही अंधेरा। अचानक ही कोई रोने लगता है, अचानक ही कोई जोर जोर से हंसता है। पता नहीं कौन है, लेकिन कोई तो है ना मैडम जी। उसकी बात सुनकर आदित्य जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी इतनी ज्यादा हो गई कि वह पेट पकड़कर हंसने लगी। अदिति एक आर्कियोलॉजिस्ट थी और वह इन सारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच उसके लिए सिर्फ अफवाह थे और वह इन्हें लोगों की मनगढ़ंत कहानियां मानती थी। अदिति को हंसता देखकर वह औरत चिढ़ गई और खींचकर बोली, देखो मैडम, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, मगर हंसो मत। मैं जो भी कुछ कह रही हूं बिल्कुल सच कह रही हूं। मैं तो यहीं रहती हूं ना, मैंने देखा है। उस बंगले में बहुत शोर होता है। जब उस बंगले में कोई रहता ही नहीं तो शोर कहां से आता है? अदिति ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। अदिति फिर उस बंगले के पास जाने लगी। उस औरत ने एक बार फिर से अदिति को चेतावनी दी, लेकिन अदिति ने उसकी चेतावनी नहीं सुनी। उसने फिर से अपने कानों में हेडफोन लगाए और उस दिशा में चल पड़ी। अदिति भूत, प्रेत, पिशाच में विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन अदिति ने 2 बार अपने सपने में उस बंगले को देखा था। इस चीज ने उसके अंदर उत्सुकता पैदा कर दी थी। वह बंगले के अंदर जाना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि क्या सच में बंगला अंदर से भी वैसा ही है जैसा उसने देखा था। अदिति धीरे कदमों से चलकर उस बंगले के दरवाजे तक पहुंची। वह दरवाजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा अदिति ने सपने में देखा था। इससे उसकी हैरानी की सीमा ही नहीं रही। उस औरत ने अदिति को अंदर जाते हुए देखा तो चिढ़ गई और मन ही मन बोलने लगी, मेरा काम था समझाने का। मैंने तो मैडम को समझाया, लेकिन जब उनको समझना ही नहीं है तो मैं क्या करूं? जब खुद किसी को करने का शौक है तो हम कैसे रोक सकते हैं? न जाने कितने लोग इनकी तरह आए और इस बंगले में चले गए और आज तक वापस नहीं आए। उन सबको भी मैडम जी की तरह हमारी बातों पर विश्वास नहीं था। आखिर उन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब मैडम जी भी वही कर रही हैं। अब हम उन्हें रोक तो नहीं सकते। ऐसा कहकर चिढ़ के वह पर पटकते हुए अपने कोठे में चली गई। अदिति ने अपने दाहिने हाथ से दरवाजे की कड़ी को खोला और उसे हल्का सा धक्का दिया। हल्का सा धक्का पाते ही दरवाजा आवाज करते हुए खुल गया। अंदर का नजारा देखकर अदिति की आंखें और ज्यादा बड़ी हो गईं, क्योंकि यह नजारा एकदम वैसा ही था जैसा उसने अपने दोनों सपनों में देखा था। दोनों सपनों में बंगला एक ही था, लेकिन उसके रूप अलग अलग थे।
वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिर यह बंगला उसके सपने में क्यों आया और सुभाष उसे बंगले तक क्यों लेकर आया। सपने में ही सही, हकीकत में नहीं, लेकिन सुभाष अदिति को उस बंगले तक लेकर तो आया था। अदिति के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उनमें से एक का भी जवाब उसके पास नहीं था, और ना ही यहां पर कोई ऐसा था जो उसे उसके सवालों का जवाब दे सकता। अदिति दरवाजे से अंदर चलती हुई उस जगह को देखने लगी जहां पेड़ पौधे उसने सपने में देखे थे, लेकिन इस वक्त वह जगह झाड़ियां थीं। वहां पर झाड़ियां लगी हुई थीं, पत्तियां हरी तो थीं, लेकिन वहां पर फूल, पत्तियां, पौधे नहीं थे, बल्कि जंगली पौधे लग चुके थे। और जो पौधे पहले के थे उनकी टहनियां, पत्तियां सूखी वहीं पड़ी हुई थीं, जैसे सालों से कोई इस बंगले में नहीं आया था और ना ही इस बंगले की कभी सफाई हुई थी। अदिति चलते चलते अब बंगले के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। बंगले का दरवाजा बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी, लेकिन धूल मिट्टी के कारण वह नक्काशी कुछ दब सी गई थी। फिर भी अदिति को वह सपने की याद और झलक जैसे ही नजर आती तो वह समझ जाती कि हाँ, यह दरवाजा वही है, और वह दरवाजा अपने जमाने में बेहद खूबसूरत हुआ करता था। अदिति मन ही मन सोचने लगी, इतना सुंदर बंगला, इतनी खूबसूरत जगह, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह जगह इस तरीके से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। कोई यहां क्यों नहीं आया? क्यों यह जगह वीरान हो चुकी है? एक पल को उसके मन में उस औरत की बात भी आई। हो सकता है कि वह औरत सच कह रही हो, यहां पर भूत प्रेत आत्माएं रहती हों। लेकिन फिर उसके मन में दूसरे ही पाली है बात आई कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज इस दुनिया में है ही नहीं, वह यहां रह कैसे सकती है? अदिति चलते चलते अंदर की तरफ आने लगी। बंगला बहुत गंदा हो चुका था, जगह जगह बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। मकड़ी, छिपकली और न जाने कौन कौन सी चीज बंगले में घूम रही थी। बंगले के चित्र इस वक्त उसी जगह पर थे जहां सपने में अदिति ने उन्हें देखा था, और ठीक वैसे ही चित्र जैसे उसने अपने सपने में देखे थे। साथ ही साथ उसे वह मूर्तियां भी दिखाई दी जो उसने अपने सपने में देखी थी। ठीक उसी जगह पर, उसी रूप रंग में और उन्हीं मुद्राओं में वह मूर्तियां खड़ी थीं जैसे अदिति ने सपने में देखी थी। इतना सब देखकर अदिति थोड़ी हैरान भी थी और थोड़ी डरी हुई भी थी। अब उसे बहुत अजीब अजीब सा लगने लगा था। वह सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वह किसी जगह को ऐसे सपने में इतने सही तरीके से कैसे देख सकती है, जब उस जगह पर पहले कभी आई भी नहीं? अदिति चलते चलते एक मूर्ति के पास गई। यह वही मूर्ति थी जहां पर सुभाष भी रुका था। यह मूर्ति बेहद खूबसूरत थी और एक खूबसूरत मुद्रा में बनाई गई थी। अदिति ने उस मूर्ति के ऊपर से जाले हटाए और उसे देखने लगी। यह मूर्ति भी हूबहू उसके सपने जैसी थी। यह बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी। अदिति धीमे कदमों से बंगले में चल रही थी और एक एक चीज को ध्यान से देख रही थी। अदिति को अभी एहसास भी नहीं हुआ था कि कोई उसके पीछे छुपकर उसे देख रहा था। अदिति अभी भी ध्यान मग्न हो उस जगह पर चल रही थी। वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी कि अचानक से अदिति को एहसास हुआ कि उसे ठंड लग रही है। अचानक ही बंगले का माहौल बदल गया था, जो कि काफी हैरान करने वाला था। अदिति ठंड को महसूस करते हुए बंगले में घूमने लगी कि अचानक ठंड और बढ़ गई। अदिति अब ठंड से थोड़ी सी परेशान हो गई थी, लेकिन वह अब भी उत्सुकतावश उस बंगले में घूम रही थी। तभी अदिति की नजर उन सीढ़ियों की तरफ गई। वे गोल घुमावदार सीढ़ियां जो दूसरे तल पर जा रही थीं, उन पर जाले लगे हुए थे। साथ ही साथ धूल भी जम गई थी, जिसने उसकी खूबसूरती को खत्म कर दिया था। अदिति आंखें फाड़े दूसरे तल की ओर देखने लगी। इस वक्त बंगले में काफी ठंड हो चुकी थी। वैसे भी दुर्गा पूजा के आसपास ठंड यूं ही बढ़ जाती है, तो अदिति ने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ती हुई, बमुश्किल ही अपने थूक को गले से उतारती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगती है। वह आंखें फाड़े एक छोटे अनजान बच्चे की भांति सीढ़ियां चढ़ते हुए नजरें दौड़ाए इधर उधर देखने लगती हैं। इतनी सारी समानताएं मेरे सपने और इस बंगले में कैसे हो सकती हैं? क्या मेरा इस बंगले से कोई संबंध है? उसके कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब उसके मुंह से भाप निकलने लगी थी और वह ठंड से ठिठुर भी रही थी। अदिति दूसरे तल पर पहुंच चुकी थी। वह इस वक्त उस कमरे के आगे खड़ी थी जिसे उसने सपने में खोला था। न जाने क्यों अदिति की सांसें सबसे तेज चलने लगी और उसका शरीर कांपने लगा। अदिति ने अपने कांपते दाहिने हाथ को दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ाया ही था
कि उसने हाथ पीछे खींच लिया। उसकी सांस अटक सी गई और आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा उसे घूर रहा है। अदिति जल्दी से पीछे की ओर पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन अदिति के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। उसकी सांसें अब तेज चल रही थीं। उसका चेहरा पूरी तरह से पसीने से भीग गया था और पसीना टपकने लगा था। वहां किसी को न पाकर अदिति ने गहरी सांस ली और फिर से दरवाजे की ओर पलट गई। अदिति ने अभी हल्के से दरवाजे को छुआ ही था कि वह आवाज करता हुआ खुल गया। दरवाजा काफी पुराना हो चुका था, लेकिन उसकी मजबूती जरा भी कम नहीं हुई थी। साथ ही साथ उस पर की गई नक्काशी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। अदिति धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके पीछे से भागा हो। वह पलटकर जैसे ही देखती है, उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। इस वक्त उसका चेहरा डर और पसीने से भीगा हुआ था। वह आंखें बड़ी करके टकटकी लगाकर लगातार उधर ही देख रही थी। उसका शरीर डर और घबराहट से कांप रहा था और होंठ थरथरा रहे थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके कारण उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वह घबराहट से इधर उधर देख रही थी। अदिति पलटकर डरते हुए, डगमगाते कदमों से लड़खड़ाते हुए कमरे में चल रही थी। अब अंधेरा हो चुका था, मगर पता नहीं इस चित्र पर कहां से रोशनी पड़ रही थी। अदिति उस चित्र को देख पा रही थी। वह चित्र एक बेहद ही खूबसूरत स्त्री का था, जो कि बहुत खूबसूरत सजी हुई थी। अदिति एकटक उस चित्र को देख रही थी। तभी अदिति तेजी से उस कमरे से भागकर बाहर आ जाती है। वह फिर दूसरे तल पर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर जाती है। अदिति चलकर ठीक उसी कमरे के आगे रुकी थी जहां वो सपने में रुकी थी। इस वक्त अदिति ठीक उस कमरे के आगे खड़ी थी। उसे कमरे के दरवाजे से खड़ी लगी हुई थी और बाहर से एक ताला भी बंद हो रखा था। अदिति ने तेजी से इधर उधर नजरें फेरी। उसे वहां ताला तोड़ने के लिए कुछ चाहिए था। थोड़ी दूर पर उसे एक लोहे की छड़ दिखाई दी। उसने ताले पर छड़ को लगातार मारना शुरू कर दिया। ताला पुराना हो गया था तो टूटकर गिर गया। अदिति ने जल्दी से कुंडी खोली और दरवाजा खुल गया। उस कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वह डरते डरते अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। उसके सामने एक तस्वीर थी। वहां की शांति में अजीब सा शोर था। अदिति अभी कुछ आगे ही बढ़ी थी कि उसे महसूस हुआ कोई उसे पीछे से घूर रहा है। अदिति पलट कर देखती है तो वहां कोई नहीं था, बस अजीब सी शांति। डरते हुए लड़खड़ाते कदमों से अदिति तस्वीर के पास पहुंची तो उसे लगा वह तस्वीर उसे घूर रही है। अदिति यह देखकर ठिठक गई। तभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंज गई। तभी कुछ ऐसा हो गया कि अदिति की चीख निकल गई और साथ ही साथ अदिति बेहोश हो गई। रात का वक्त था। अदिति की मम्मी परेशान होने लगी और उन्होंने कई बार अदिति को कॉल भी लगाया था, लेकिन अदिति का नंबर लग ही नहीं रहा था। वो हमेशा स्विच ऑफ बता रहा था। अदिति की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अदिति के घर पर बस उसकी माँ रहती है। अदिति इकलौती बेटी है और उसके पिता कई साल पहले उसकी मम्मी को अकेला छोड़ गए थे। अदिति तब से अपनी मम्मी के साथ थी। वो बस पढ़ने के लिए दिल्ली गई थी। हालांकि उसका मन नहीं लगता था माँ को अकेले छोड़कर रहने का, इसीलिए वह अक्सर जल्दी जल्दी घर आया करती थी, पर अक्सर वह अपने कामों में ही उलझी रहती थी। अदिति की मम्मी को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने आकाश को फोन किया। कुछ ही देर में आकाश अदिति के घर पर था। अदिति की मम्मी को रोता देख वो परेशान हुआ और भाग कर आया। आकाश ने परेशानी भरे स्वर में कहा, क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं और अदिति कहाँ पर है? अदिति का नाम सुनते ही आंटी जी और रोने लगी और रोते हुए आकाश से कहने लगी कि बेटा, अदिति को तो मैंने मिट्टी लेने के लिए भेजा था, लेकिन वह तब से आई ही नहीं। पता नहीं कहाँ रह गई। उसका फोन भी नहीं लग रहा। कई बार कॉल किया। आकाश ने भी अदिति के नंबर पर कॉल किया। फिर से दूसरी तरफ से आवाज आई, द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच ऑफ करेंटली। आपने जो नंबर डायल किया है वह अभी स्विच ऑफ है। आकाश ने हड़बड़ाहट में एक बार फिर से नंबर को काट कर डायल किया। दोबारा वही आवाज आई। आकाश ने कॉल काटा और कहा, चलिए आंटी, मैं आपको लेकर चलता हूँ। हम लोग अदिति को ढूंढ के लेकर आते हैं। आकाश कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर डर रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही सुभाष गायब हुआ था और आज अदिति गायब हो गई है। आंटी जी और आकाश दोनों अदिति को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वह लोग ठीक उसी कोठे के पास जाते हैं जहां पर उन्होंने अदिति को मिट्टी लेने के लिए भेजा था। आंटी जी कोठे के दरवाजे पर खड़ी थीं और दरवाजे को बजाती हैं। कोठे में रात का वक्त था, इसीलिए महफिल सजी हुई थी। एक बार बजाने पर कोई नहीं आया तो आंटी जी ने दोबारा दरवाजे को बजाया।
अब की बार एक मोटी सी महिला चलती हुई दरवाजे की तरफ आ रही थी। वह तेजी से चलती हुई दरवाजे की तरफ आई। उसने दरवाजे पर एक महिला को खड़े देखा, एक लड़के के साथ, जिसकी वजह से वह हैरान थी और मन ही मन सोचने लगी, हमारे कोठे पर एक अधेड़ उम्र औरत क्या कर रही है, अभी एक लड़की के साथ। वह दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा खोला और आंटी जी को देखकर कहा, जी कहिए, क्या बात है। अदिति की मम्मी ने अपना फोन निकाला और उसमें अदिति की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह मेरी बेटी है, क्या आपने उसको देखा है? यह यहां आई थी। वह मोटी महिला पान चबा रही थी और अजीब तरीके से बोल रही थी। हाँ, आई तो थी, पर चली भी गई। दोपहर ढलने के वक्त यहीं तो देखा था, सड़क पर इसको। चली, अदिति की मम्मी ने धीरे से परेशानी में फुसफुसाते हुए कहा। चली गई, मगर यह तो घर आई ही नहीं, आखिर कहाँ गई? आकाश ने अदिति की मम्मी को संभाला और कहा, आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मुझे लगता है कि वह वाणी के घर गई होगी। मैं अभी उसे कॉल लगाकर उससे बात करता हूँ। आकाश ने अपने फोन पर वाणी का नंबर डायल किया, परंतु किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। आकाश ने एक बार फिर से नंबर डायल किया। अब की बार वाणी ने फोन उठा लिया था। वाणी ने उन्हें उनींदी आवाज में कहा, हेलो, कौन? वाणी, आकाश, सुभाष और अदिति बहुत अच्छे दोस्त थे। इन चारों का एक ग्रुप था। ये लोग ज्यादातर समय साथ बिताया करते थे। इन लोगों की पढ़ाई भी एक ही स्कूल और कॉलेज से हुई थी। बस सब्जेक्ट अलग अलग हो जाने के कारण ये थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन इनकी दोस्ती अभी भी एकदम वैसी पक्की ही थी। आकाश ने चिढ़ते हुए कहा, हेलो की बच्ची, कहाँ गायब है? वाणी ने झल्लाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब है, इतनी रात को फोन कर रहा है और मुझे ही डांट रहा है। इतनी रात को कोई क्या करता है, सोता है ना। मैं भी सो रही हूं, तेरी तरह उल्लू की तरह नहीं जाग रही हूं। आकाश ने तब वाणी से कहा, अच्छा एक बात बता, अदिति तेरे पास है क्या? वाणी ने चिढ़ते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब है, अदिति दिल्ली में है, वह मेरे घर पर कैसे आएगी? इसके बाद जो आकाश ने कहा, उसे सुनकर तो वाणी के होश उड़ गए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और उसके चेहरे के भाव अजीब हो गए। उसने परेशान आवाज में कहा, क्या कहा तूने? अदिति यहां आई हुई थी और मुझे पता भी नहीं था, और अब अदिति गायब हो गई है, तुम लोगों को कहीं नहीं मिल रही। इस वक्त वाणी की आवाज कांप रही थी। वाणी जानती थी कि सुभाष भी कुछ दिनों से गायब है और वह भी परेशान हो गई थी, और उसने कहा कि रुक, मैं भी आती हूं। बता, मुझे लोकेशन भेज अपनी। आकाश ने वाणी से कहा, तू परेशान मत हो और घर पर रह, मैं और आंटी अदिति को ढूंढ रहे हैं। रात का वक्त है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, दिन होगा तो साथ में मिलकर ढूंढेंगे। वाणी कुछ बोल नहीं पाई और उसने हाँ में सर हिलाकर धीरे से हाँ में जवाब दिया और फोन कट गया। वाणी हाथ जोड़कर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी दोस्त को बचा लेना, वह जल्दी से मिल जाए। इधर आकाश और आंटी जी बहुत ज्यादा परेशान थे। आकाश के दिमाग में आया कि अदिति तो उसकी बाइक से यहां आई थी, तो उसे बाइक ढूंढनी चाहिए। अदिति बाइक के आसपास ही होगी। उसने आसपास बाइक देखना शुरू किया। उसे आसपास कहीं भी बाइक दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। अदिति को ढूंढते ढूंढते रात के 3 बज चुके थे। अदिति की मम्मी परेशान हो चुकी थी और अब वह थक भी चुकी थी। उनके चेहरे पर उनकी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया। अपनी बेटी के इंतजार में वह इंतजार कर रही थी कि जब उनकी बेटी घर पर आएगी तब वह उसके साथ खाना खाएंगी। यहां तो अदिति को ढूंढते ढूंढते रात के 3 बज चुके थे, लेकिन अदिति का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब उसकी मम्मी की आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे और उन्हें मन ही मन डर भी लग रहा था कि कहीं अदिति भी सुभाष की तरह गायब तो नहीं हो गई। लेकिन कौन है जो इन सबको गायब कर रहा है? आखिर कहां हम सबके बच्चे गायब हो जा रहे हैं? उनके मन में सवाल आ रहे थे। आकाश ने अदिति की मम्मी को घर चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वह वहीं बैठी रहीं और बैठे बैठे बेहोश हो गईं। इस वक्त आकाश बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। सुबह के 5 बज रहे थे, लेकिन अदिति का कुछ पता नहीं चल रहा था। साथ ही साथ उसकी मम्मी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। सुबह होने पर कोठे से एक सुडौल शरीर वाली जवान खूबसूरत सी महिला दरवाजे पर आ रही थी। ये वही महिला थी जिसने अदिति को उस दिन उस घर में जाने से मना किया था। वह दरवाजे तक आने लगी। उसने दरवाजे पर बेहोश औरत को देखा और उसके साथ में एक लड़के को देखा। वह हैरानी से उनको देखने लगी और पूछने लगी, आप लोग इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं?
उसने आकाश के चेहरे पर परेशानी देख ली थी और उसके माथे पर पड़े हुए बल को भी। आकाश उस महिला की तरफ आया और उसने अपने फोन से अदिति का फोटो निकाला और एक बार फिर कोशिश की और दिखाते हुए कहा, क्या आपने इस लड़की को देखा है? क्या आप जानती हैं ये कहाँ गई है? हम इसे कल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये हमें मिल नहीं रही। ये यहाँ पर मिट्टी लेने के लिए आई थी, लेकिन ये घर नहीं पहुंची। उस महिला के चेहरे पर कोई भी हैरानी के भाव नहीं थे और उसने कहा, घर पहुंचेगी भी नहीं और ना तुम लोगों को अब कभी मिलेगी। ऐसा कहकर वह महिला मुड़कर कोठी की तरफ जाने लगी। जब वह महिला मुड़कर कोठी की तरफ जाने लगी, तब आकाश ने उसके हाथ को पकड़ लिया और गुस्से में कहा, क्यों नहीं मिलेगी और क्यों घर नहीं आएगी? तब उस महिला ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। फिर उसने आगे कहा, यह वापस कभी नहीं आएगी, क्योंकि इसको वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने इसे मना किया था, लेकिन यह वहां गई। तुम्हें पता है, वहां आज तक जो भी गया है वह कभी वापस नहीं आया। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन इसने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। यह दरवाजे पर खड़ी थी। उस जगह पर मैं वहां तक भाग कर गई और इसे समझाने लगी, ताकि इसके साथ कुछ अनहोनी ना हो। लेकिन इसे तो मेरी बातें मजाक लग रही थी। ये मेरा मजाक उड़ाकर हंसने लगी। इसीलिए मैंने इसे कुछ नहीं कहा और जाने दिया। इस वक्त अदिति की मम्मी को भी हल्का हल्का होश आ रहा था और उन्होंने उस औरत की सारी बातें सुन ली थी। इसीलिए वह हैरानी से खड़ी होकर उसके पास गई और परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहाँ जाने से मना किया था? कहाँ चली गई? कहाँ गई है मेरी बेटी? बताओ मुझे, मैं उसे कल से ढूंढ रही हूँ। मुझे बता दो, कहाँ गई है? उस महिला ने अपनी एक उंगली से इशारा किया। वह इशारा एक पुराने से जर्जर बंगले की तरफ था। जैसे ही आंटी ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में उस औरत ने उंगली की हुई थी, तो उनके होश उड़ गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनका चेहरा इस वक्त सफेद पड़ गया था। वह हैरानी से उस बंगले को देखने लगी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उनके मना करने के बाद भी उस बंगले में चली गई और वही हुआ जो वह नहीं चाहती थी। अब उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि आदित्य वापस आएगी, क्योंकि इस बंगले की कहानी उन्होंने भी बहुत सुनी हुई थी। इस बंगले में आज तक जो भी अंदर गया था वह कभी लौटकर बाहर नहीं आया था। आकाश ने भी उस बंगले की कहानी सुनी थी, लेकिन वह उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने जब आंटी जी के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखा, तो उसने उनसे पूछा, क्या हुआ आंटी जी, अब क्यों परेशान हैं? हम लोग अभी चलते हैं उस बंगले में और आदित्य को वापस लेकर आएंगे। आंटी जी कुछ कह ही नहीं पा रही थी। शब्द तो जैसे उनके मुंह में जम गए थे और आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उनकी आत्मा अंदर से टूट चुकी थी। एक तो उनके पति उन्हें छोड़कर जा चुके थे, दूसरा आज उनकी बेटी पता नहीं जिंदा है या नहीं। वह ऐसी जगह क्यों चली गई, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। वह मन ही मन अपने आप को दोष देने लगी कि क्यों उन्होंने मिट्टी लेने के लिए अदिति को इस तरफ भेज दिया। उन्हें खुद ही मिट्टी लेने आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अदिति के साथ इतना सब कुछ घटित हो सकता है। वह मन ही मन डर रही थीं कि उनकी बेटी ने न जाने कल रात को क्या क्या महसूस किया होगा। क्या सचमुच में वह जिंदा है भी या नहीं? अदिति की मम्मी की तो हिम्मत ही टूट चुकी थी। आकाश ने यह देख लिया था, इसीलिए उसने उनको कोठे की एक महिला के साथ बैठा दिया और कहा, इनका ख्याल रखिएगा, मैं बस अभी उसे लेकर आता हूं। उस महिला ने कहा, जा तो रहे हो, लेकिन ध्यान से जाना, क्योंकि आज तक उस बंगले में जो भी गया है उसे वह बंगला खा गया है। मतलब आज तक उस बंगले से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा, तो ऐसा ना हो कि तुम भी कभी वापस ना लौट पाओ। आकाश जैसे ही जाने लगा, तो अदिति की मम्मी ने रोते हुए आकाश के हाथ को पकड़ लिया और कहा, तुम नहीं जाओगे बेटा, तुम मत जाओ। मैं अपने कारण से किसी और के बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब दूंगी? मैं उनसे क्या कहूंगी कि मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें मौत के मुंह में डाल दिया, और तो और मैं अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाई। आकाश ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं आंटी जी? अदिति बिल्कुल ठीक होगी, आप चिंता मत करिए। मैं उसे एकदम सही सलामत बाहर लेकर आऊंगा। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। अदिति की मम्मी ने उसका हाथ पकड़े हुए परेशानी में कहा, और तुम्हें कुछ हो गया तो? उसने अपने दूसरे हाथ को अदिति की मम्मी के हाथ के ऊपर रखते हुए कहा, नहीं होगा, और आश्वासन में अपनी आंखें झपका दी। लेकिन अदिति की मम्मी ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा और कहा,
तुम अकेले अंदर नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर मेरी बेटी ही नहीं रहेगी तो मैं जी कर क्या करूंगी? मुझे मेरी बेटी चाहिए। इस वक्त आकाश हार मान चुका था, इसीलिए उसने हाँ में सर हिला दिया और आकाश और आंटी जी दोनों उस बंगले की तरफ बढ़ गए। वह धीरे कदमों से उस बंगले की तरफ जा रहे थे। मन ही मन आकाश को भी डर लग रहा था, क्योंकि उसका मन कह रहा था कि अगर उन कहानियों में जरा भी सच्चाई हुई तो क्या सचमुच में अदिति इस दुनिया में नहीं होगी, और क्या वह लोग भी मौत के शिकार हो जाएंगे? आखिर उस बंगले का नाम मौत का बंगला ऐसे ही नहीं हो गया था। आकाश और आंटी जी धीरे धीरे उस बंगले की तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदम डगमगा रहे थे। आंटी जी आकाश को रोकना चाहती थीं, लेकिन वह जानती थीं कि आकाश उनकी बात नहीं मानने वाला। वह दोनों चलते चलते दरवाजे तक पहुंच गए थे। उनकी आंखों के सामने एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लग चुकी थी, लेकिन उस पर की गई कारीगरी और नक्काशी बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने उस लोहे के दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हुए। वह लोग जैसे ही दाखिल हुए, वैसे ही एक हवा का झोंका उन्हें छू गया, जिसके कारण एक डर की लहर सी उनकी रीढ़ की हड्डियों में दौड़ गई। उनकी सांसें एक पल के लिए अटक गईं। वह बड़ी आंखों से सामने की तरफ देख रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने थूक को अपने गले से नीचे उतारा और अंदर की तरफ चलने लगे। तभी आकाश की नजर उसकी बाइक पर गई। आकाश भागकर अपनी बाइक के पास आया और हैरानी से अपनी बाइक को हर तरफ से देखने लगा। उसने नंबर प्लेट भी पढ़ी। यह उसी की बाइक थी। अब आकाश और आंटी जी को इतना तो यकीन हो गया था कि उस औरत ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। अदिति इसी बंगले में आई थी और वह शायद अभी भी इसी बंगले में है और उन्हें मिल जाएगी। उनके मन में बस एक ही डर था कि क्या अदिति जिंदा होगी। आकाश भागकर आंटी जी के पास आया और उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी के भाव थे कि शायद उन्हें पता चल गया है कि अदिति कहाँ पर है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। कम से कम वह अपनी खोज में एक कदम आगे तो बढ़ चुके थे। वह लोग अब उस बड़े से लकड़ी के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उन्हें डर लग रहा था उसके अंदर जाने में, लेकिन उनके पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वह लोग धीमे कदमों से उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही देर में उस दरवाजे के सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में डर था, लेकिन दोनों एक दूसरे को आश्वासन दे रहे थे और हिम्मत बंधा रहे थे कि उन्हें अंदर जाना चाहिए। वह दोनों दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगे। आकाश ने अभी दरवाजे को छुआ ही था कि दरवाजा आवाज करते हुए खुल गया। वह आंखें बड़ी बड़ी करके इधर उधर देख रहा था। उसके लिए सब हैरानी भरा था। अंदर बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियां लगी थीं, लेकिन उन पर जाले लग चुके थे। अंदर छिपकलियां और मकड़ियों के झुंड थे। फर्श पर धूल की एक परत सी जमी हुई थी। आकाश को गंदगी से थोड़ी एलर्जी थी, इसीलिए उसे अचानक से खांसी आने लगी, लेकिन उसने अपने मुंह पर बाएं हाथ से रुमाल रखकर अपनी खांसी को रोक लिया और आंटी जी के साथ आगे बढ़ने लगा। लोगों ने इस घर की कहानी तो बहुत सुनी थी, लेकिन यह घर असल में अंदर से कैसा दिखता है यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि इस घर का नाम मौत का बंगला था और इसीलिए कोई भी इसके अंदर आने की हिम्मत नहीं करता था, और जो भी कोई इसके अंदर आया था वह कभी बाहर नहीं जा पाया। इसीलिए यह बंगला कैसा दिखता है कोई नहीं जानता था। बेशक यह बंगला पुराना हो चुका था और उसके अंदर धूल की परत जम चुकी थी, लेकिन फिर भी यह बंगला देखने में बहुत खूबसूरत था। वह हैरानी और विस्मय से भरी हुई आंखें फाड़े इधर उधर देख रहे थे और साथ ही साथ अदिति को ढूंढ रहे थे। उन्हें अदिति यहां तो नहीं दिखाई दी। उन्होंने नीचे के कमरों को धीरे धीरे खोलकर देखना शुरू किया, लेकिन अदिति उनमें नहीं थी। इसके बाद उनकी नजर पहले तल पर गई। वह हैरानी से सीढ़ी को देख रहे थे। वह सीढ़ी घुमावदार थी, साथ ही साथ उसे मोटे मोटे खंभों की रेलिंग लगी हुई थी, जो कि पुराने जमाने में बहुत ही आलीशान बंगलों में देखने को मिलती थी। दूसरे तल पर जाकर उनकी नजर उस जगह की मूर्तियों की नक्काशी पर गई। वह मूर्तियां बेहद खूबसूरत थीं। फिर उन्होंने दरवाजे को खोल खोल कर देखना शुरू किया। वह जब भी किसी कमरे को खोलते तो उसमें बिस्तर और चित्र को देखकर हैरान हो जाते। इतना खूबसूरत बिस्तर, इतनी खूबसूरत साज सज्जा, साथ ही इतनी खूबसूरत तस्वीरें, लेकिन वह जिसे ढूंढ रहे थे वह उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। अब वह थक चुके थे। उन्होंने रुककर सांस ली। अब सूरज सिर पर चढ़ आया था। दोपहर होने को थी, लेकिन अदिति का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। आंटी जी ने डर से आकाश का हाथ पकड़ा और कहा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया बेटा? उनकी जबान इस वक्त लड़खड़ा रही थी। आकाश ने हिम्मत बनाते हुए कहा, नहीं आंटी जी, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। अभी इसके ऊपर एक और तल है। हमने तो अभी पहले तल और निचले तल में देखा है।
अभी सबसे ऊपर वाले तल में देखना बाकी है। आंटी जी ने हाँ में सर हिला दिया और आकाश का हाथ पकड़कर उसे कहा, बेटा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मेरा सर कुछ भारी हो रहा है। आकाश समझता था कि आंटी जी की तबीयत कुछ खराब हो सकती है। उन्होंने कल से कुछ खाया भी नहीं था और उनकी उम्र भी कम नहीं थी, इसीलिए वह आंटी जी के साथ आराम करने के लिए मान गया। अभी आकाश को आराम करते हुए कुछ 5 मिनट ही हुए होंगे कि उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी धड़कनें थोड़ी सी तेज चल रही थीं। आकाश ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन अब उसकी धड़कन धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। वह खुद को संयत करने लगा था। उसने अपने हाथ में रखे हुए रुमाल से ही अपना पसीना पोंछा और खुद को संभालते हुए आंटी जी की तरफ देखा तो उनकी हल्की सी आंख लग चुकी थी। आकाश ने सोचा कि वह अकेले ही जाकर अदिति को ढूंढे और उसके मिल जाने पर आंटी जी को उसके बारे में बता दें। वह आंटी जी के पास से धीरे से उठा और धीरे कदमों से उनके पास से निकल गया ताकि उनकी नींद खराब ना हो। आकाश धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। इस वक्त उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अब तक वह जहां भी गया था आंटी जी उसके साथ जा रही थी, लेकिन अब इस बंगले में यह पहली बार हुआ था कि आकाश अकेले इस बंगले में चल रहा था। वह मुड़ मुड़ कर आंटी जी की तरफ भी देख रहा था। उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। वह लगातार रुमाल से अपने पसीने को पोंछ रहा था, लेकिन जैसे पसीना उसके शरीर से आना रुक ही नहीं रहा था। वह आंखें बड़ी बड़ी किए हैरानी से इधर उधर देखते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसकी सांसें डर के कारण धीमी चल रही थीं। आकाश को थोड़ी प्यास भी लग रही थी, लेकिन उसके पास इस वक्त पानी नहीं था। उसका गला सूख रहा था। एक बार फिर से आकाश को एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है, लेकिन आकाश जैसे ही पलटा तो उसने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। आकाश फिर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ने लगा। आकाश अब दूसरे तल पर पहुंच चुका था। वह तेजी से नजर दौड़ा रहा था तो सभी कमरों के दरवाजे बंद थे, पर एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। खुले हुए दरवाजे को देखकर आकाश के चेहरे पर चमक आ गई। वह खुशी से उस कमरे को देखने लगा और उसने एक गहरी ठंडी सांस छोड़ी और कहा, ओके, तो अदिति यहां पर है। उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन वह अपने आप को यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सचमुच में अदिति वहां पर है या नहीं। इसीलिए वह चलते हुए उस कमरे की ओर बढ़ गया। इस वक्त उसके कदम खुशी में थोड़े से तेज आगे की ओर बढ़ रहे थे। वह जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अदिति जमीन पर पड़ी हुई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। अदिति को कुछ हो गया, ऐसी डर की लहर सी उसके शरीर में दौड़ गई। आकाश भागकर अदिति के पास बैठा और उसने उसका हाथ चेक किया। अदिति की नब्ज चल रही थी, जिसके कारण आकाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अदिति का हाथ छोड़ दिया। इस वक्त आकाश बहुत ज्यादा खुश था और वह सीढ़ियां उतरकर आंटी जी के पास जाने लगा। उन्हें यह खुशखबरी देने की अदिति उसे मिल गई है, लेकिन वह बेहोश है, इसीलिए उसे उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि उसे अदिति को उठाकर निचले तल तक आंटी जी के पास लेकर चलना चाहिए, ताकि यह काम आसान हो जाए और उसे दोबारा अदिति को लेने नहीं आना पड़ेगा। आकाश ने अदिति को गोद में उठाया और उसे लेकर चलते हुए कहने लगा, बेकार ही उस औरत ने डरा दिया था। बताओ, अदिति तो बिल्कुल सही सलामत है और हम लोग भी सही सलामत हैं। आखिर अगर यहाँ कुछ ऐसा होता तो दिखाई तो देता, और अदिति भला कैसे सही सलामत है। अब मुझे लगता है कि जितनी भी बातें इस घर के बारे में बताई गई थीं, वह सब अफवाह हैं। यहाँ पर इतनी सारी कीमती चीजें हैं कि लोग नहीं चाहते होंगे कि इस बंगले में चोरी हो जाए, और इसीलिए भूत की अफवाह उड़ा दी और बेचारे प्यारे सुंदर से बंगले को मौत का बंगला नाम दे दिया। आकाश अभी अदिति को गोद में उठाकर चल ही रहा था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। किसी ने कहा, पानी। आकाश की आंखें अचानक से बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर डर आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। आकाश ने इसे अपने मन का वहम मान लिया और फिर चलने लगा। अभी आकाश 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि फिर से उसे आवाज आई, पानी। अब की बार भी आकाश के कदम ठिठक गए और वह पीछे पलटकर देखने लगा। इस वक्त वहां उसे कोई दिखाई दे रहा था, एक औरत जिसने लहंगा चोली पहनी हुई थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने दुपट्टे को घूंघट के रूप में ओढ़ा हुआ था। वह घूंघट को कुछ इस तरीके से लिए हुई थी कि उसकी सिर्फ आंखें ढकी हुई थीं, नाक और होंठ दिखाई दे रहे थे, और जिस दुपट्टे से घूंघट लिया गया था
वह दुपट्टा भी कुछ झीना था, इसलिए धुंधली सी आंखें भी दिखाई दे रही थीं। वह लगातार आकाश को ही घूर रही थी। आकाश को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके हाथ में एक गिलास पानी था और वह एकटक आकाश को देख रही थी। उसने एक बार फिर से कहा, पानी? हालांकि आकाश को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन ऐसी जगह पर किसी अनजान इंसान, या क्या पता वह इंसान ना हो, उसे पानी नहीं ले सकता था। उसकी आंखों में डर देखा जा सकता था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह हैरानी से उस लहंगे वाली लड़की को देख रहा था। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे वह खुद को बता रहा हो कि यह उसका वहम है। और उसने जब फिर से आंखें खोली तो वहां पर कोई भी नहीं था। यह देखकर आकाश हैरान हो गया और उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? और उसने इसे अपना भ्रम मान लिया और वहां से निकल गया। आकाश जैसे ही दूसरे तल पर पहुंचा तो उसने देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह खुद से ही सवाल कर रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है और अब आगे से क्या करना चाहिए। कौन थी वह लड़की जिसे आकाश ने अपनी आंखों से देखा था? ऐसा क्या था जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया और उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था? क्या वह सिर्फ एक भ्रम था या उस बंगले का कोई डरावना सच? अब आगे आकाश और उन सब के साथ क्या होने वाला है? क्या वे उस मौत के बंगले से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या यह जगह उनकी कहानी का भी अंत लिख देगी? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं आगे की कहानी में।